हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो बहुत समय से आप लोग बोल रहे थे जो पार्ट टू सर बना दीजिए, तो लीजिए अब हम लोग पार्ट टू कंप्लीट करेंगे। तो क्लास 8 का जो आपका नया सामाजिक विज्ञान है, उसका जो अध्याय 2 था, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके थे। तो पार्ट 1 में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे, जहां पे हम लोग स्टार्ट किए थे। आपको याद है, मोहम्मद जो गौरी था, उसका लड़ाई होता है 1191 में किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं जीत जाते हैं। लेकिन उसी के एक साल बाद जो है 1192 में फिर एक लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो होता है वो जीत जाता है। और वहां से एक नया साम्राज्य, एक नया सल्तनत बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। और वहां पे आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में 5 जो वंश है वहां पे शासन करता है। लेकिन 5वां वंश तक आते आते, 5वां वंश में याद रखिएगा इब्राहिम लोदी, वहां तक आते आते वो जो सल्तनत था बहुत ही कमजोर हो चुका था। क्योंकि आपको बता चुके हैं 1398 में जो है उस पे एक आक्रमण होता है, किसके द्वारा? तैमूर के द्वारा। और तैमूर इतना लूटपाट मचाता है, इतना मार काट करता है, जो पूरे दिल्ली सल्तनत को वो क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अलग अलग जगह पर ऑलरेडी उसके खिलाफ लोग थे, जैसे राणा सांगा जो थे वो मेवाड़ में उनका विरोध कर रहे थे। उसके अलावा जो भी अफगानी सरदार थे वो भी उनका विरोध कर रहे थे। तो अब हम लोग उसके आगे का पृष्ठभूमि देखेंगे कि मुगल साम्राज्य कैसे बना, बाबर कहां से आए, बाबर ने क्या किया, किसको हराया, मुगल सल्तनत जो है आपका, मुगल जो साम्राज्य है वो कैसे बना, फिर आगे कैसे बढ़ा, उसका पहले हम लोग पृष्ठभूमि देख लेते हैं। बाबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए बाबर के बारे में, ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है, मुगल साम्राज्य जो बनाने वाला है, वो यही है बाबर। अब बाबर जो है ये नया खिलाड़ी नहीं है। बाबर के बारे में पहले जान लीजिए। बाबर जो होता है, याद रखिएगा, ठीक है, अभी का जो आपका जो देश है, याद रखिए, ये सब देश आपको आगे सुनने में बहुत मिलेगा। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरह का खतरनाक नाम वाला ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एशिया के मध्य में ये सब देश आता है। किर्गिस्तान खूब सुनिएगा, उज्बेकिस्तान सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब मेडिकल का पढ़ाई के लिए भी बच्चा सब जाता है सब। तो ये सब जो देश है ना, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उसी का पुराना नाम, पुराना जो क्षेत्र था वो था आपका फरागना। तो फरागना का शासक होता है कौन? याद रखिएगा, बाबर। मतलब बाबर के पिता थे वहां पे। लेकिन बाद में क्या होता है, बाबर वहां का शासक बन जाता है 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में बाबर जो है वहां का शासक बन जाता है फरागना का। फिर क्या होता है, एक और क्षेत्र पर चाहता है ये आक्रमण करके वहां पे भी उसको अपने कब्जे में ले ले, जिसका नाम होता है, याद रखिएगा, समरकंद। क्या होता है? समरकंद। तो पहले वो शासक होता है फरगना का, जो उसके हाथ में रहता है, और ये कोशिश करता है जो समरकंद पर भी हम कब्जा कर ले। अब समरकंद पर जब कब्जा करता है तो फरगना जो क्षेत्र होता है, इसका पहले जो क्षेत्र रहता है जिसपे ये शासन करता है, वहां से निकल जाता है। फिर वापस फरगना को पकड़ता है, फिर समरकंद हाथ पे निकल जाता है, तो एक को पकड़ता है तो एक छूट जाता है, करते करते ये दोनों क्षेत्र जो होता है उसके हाथ से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है कब्जा कर लेता है काबुल पे। याद रखिएगा, काबुल कौन सा क्षेत्र है तो उसको भी जान लीजिए। अभी का जो आपका अफगानिस्तान है ना, उसका जो राजधानी है वही है आपका काबुल, ठीक है। तो वो काबुल पे क्या करता है, शासन करने लगता है, और खूब अच्छा से शासन उस पर करता है, क्योंकि ये दो जो क्षेत्र है फरगना और समरकंद, वो तो उसके हाथ से निकल ही जाता है। अब काबुल के आसपास जो है आपका आगे का क्षेत्र जो है पंजाब, वहां पे भी वो आक्रमण करता है, और वहां पे कुछ क्षेत्रों पर यह क्या करता है, ठीक है, अपना शासन चलाने लगता है, और अपने आदमी को वो सौंप देता है और काबुल चला जाता है। अब उसके आगे क्या होता है उसको समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत जो है आपका ऑलरेडी कमजोर हो चुका था। और दिल्ली देखिए, याद रखिए एक चीज, आपका दुश्मन जो है छुपा एक तो सामने से दुश्मन रहेगा, सामने वाला दुश्मन तो आपसे लड़ेगा ही, लेकिन एक अंदर का दुश्मन होता है जो मौका का इंतजार करेगा आपका। जैसे ही आप कमजोर होइएगा तो सारा दुश्मन जो होता है जाग जाता है, जो अब आपको हम बताएंगे। तो दिल्ली सल्तनत से तो लोग परेशान थे, पूरा राजा परेशान था, क्योंकि यहाँ का जो राजवाड़ा था ना, उसका तो चल नहीं रहा था। पूरा दिल्ली सल्तनत पूरा हड़पे हुआ था, मारकाट मचाए हुआ था, पूरा युद्ध लड़ रहा था, ये लोग को परेशान कर रहा था, ये लोग को चलने दे नहीं रहा था, चाह रहा था जो पूरा प्रशासन हम ही करें।
अब यहाँ का जो लोकल जो राजा सब था ना, देखा जो अब जो है दिल्ली सल्तनत जो है कमजोर हो रहा है। उस समय याद रखिएगा किसका शासन था, इब्राहिम लोदी का, मतलब लोदी वंश, वंश होता है एक पीढ़ी, तो लोदी वंश जो था ना उसको स्टार्ट किया था बहलोल लोदी, याद रखिएगा बहलोल लोदी, और उसका जो पोता होता है शायद इब्राहिम लोदी, वह उस समय का शासक था। लेकिन इब्राहिम लोदी से क्या होता है ना, जो अफगान सरदार होते हैं, क्योंकि ये जो लोदी वंश है ना, याद रखिएगा ये सब अफगानी होते हैं, अफगान से ये सब आया रहता है। अब ये सब अफगान से आया रहता है ना, तो पूरा अपना हाथ में ये पूरा शासन लिए रहता है। उसके बाद बंगाल में और बिहार में इस सब के तरफ जो है वो अपने आदमी को लगाए रहता है, क्योंकि कोई भी राजा अगर बनेगा, आप ही को अगर राजा बना देगा तो आप बनाइएगा, जो छोटा छोटा राज है वो किसको आप दीजिएगा, अपने लोगों को दीजिएगा, ताकि मजबूती आप रहे। तो वो भी अपने रिश्तेदारों को और अपने लोगों को देता है। लेकिन जैसे ही इसका बाप मरता है ना, उसके बाद ये जो होता है ये चाहता है नहीं सबका मालिक हम ही बन जाए, सबका मालिक हम ही बन जाए। अब पहले से जितना भी उसका जिसको जिसको क्षेत्र दिया रहता है, उसको सैनिक दिया रहता है, तो वो सबको मिला जुला के इसका बाप चलता है। ये जैसे आता तो चाहता ना सबका हेड हम बनेंगे और हम जो कहेंगे वही लोग मानेगा, सलाह वाला नहीं लेता है। लेकिन इसका बाप जो है वो थोड़ा होशियार रहता है, समझदार रहता है, सलाह वाला लेके सबको मिला उला के चलता है ना, क्योंकि सब पे शासन भी करना है, पूरा क्षेत्र पर करना है। तो मान लीजिए अगर जैसे इंडिया पर पूरा, अगर अभी के समय में देख लीजिए इंडिया पर अगर कोई एक आदमी अगर शासन करना है तो सब राज्य पर शासन कैसे कर सकता है, सब राज्य पे अपना अपना आदमी बैठाना पड़ेगा, सब राज्य को सौंपना पड़ेगा, भाई तुम्हारा ये, तुम इसको देखो, तुम इसको देख लो, तुमको इतना सैनिक दे दे, तुमको इतना सैनिक दे देते हैं। अब उसी में कौन विद्रोह कर दे और बोले ना ये मेरा ही रहेगा, आप लड़िए, हमसे लड़ना है तो उसी तरह का हालात हो गया था उस समय। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उस समय जो है इसके एक चाचा थे, याद रखिएगा कौन थे, आलम खान। एक पंजाब का शासक था दौलत खान। ये देखा जे भाई ये तो हम लोग का गड़बड़ कर देगा, इब्राहिम लोदी जो है ये हम लोग का तो साथे नहीं दे रहा है, ये खाली अपने माल खाएगा, सब अपने राजा बनेगा, अपना ही चलती चलाएगा, हम लोग तो पूछबे नहीं कर रहा है। हम लोग का भी जो शासन था, हम लोग का जो क्षेत्र था उस पर भी चाहता है जो अपना ही कब्जा कर ले। तो ये दोनों क्या करता है, देख लेता है पंजाब के आसपास तो ये नया एक शासक आ चुका है जिसका नाम है बाबर। तो ये सब बाबर से कांटेक्ट करता है, चाहता है जैसे बाबर जो है पंजाब में कब्जा कर लिया था, कब्जा करके अपना आदमी को बैठा देता है, चल जाता है अपना काबुल में। तो उस तरह ये सबको मन में लगा जो हम लोग क्या करते हैं, बाबर से हेल्प लेते हैं, इब्राहिम लोदी को हम लोग हरा देते हैं, हरा देंगे, फिर बाबर अपना जगह काबुल चल जाएगा और यहाँ के मालिक हम लोग हो जाएंगे। तो यह दोनों जो होता है बुलाता है उनको, किसको बुलाता है, बाबर को। तो बाबर को बुलाता है कि भाई आओ इब्राहिम लोदी को हराना है। और इब्राहिम लोदी का जितना भी कमजोरी था, अब चाचा है उसका भाई, तो सारा भेदी तो जानता ही है। उसके बाद एक वो जो है उसका अफगान सरदार है, अफगान सरदार मतलब एक याद रखिएगा, अफगान सरदार जब भी आएगा मतलब समझ लीजिए उसका बड़ा अधिकारी। तो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश में जो बड़ा अधिकारी है, जिसको एक बड़ा क्षेत्र दिया गया है, सैनिक दिया गया है ताकि उस क्षेत्र को तुम संभालो, उसका अपना ही आदमी है। अब अफगान से आया है तो ज्यादातर क्षेत्र किसको देगा, अपने रिश्तेदार को देगा, अपने आदमी को देगा। अगर आप मान लीजिए किसी क्षेत्र के होंगे और कहीं का आपको विधायक उधायक बना दिया जाएगा, कहीं का एमपी बना दिया जाएगा, तो आप ज्यादातर लोग जो है किसको रखिएगा, अपने क्षेत्र का रखिएगा, ताकि बात सुनेगा, बात मानेगा, क्या कि वो विश्वासी आदमी होगा। तो ये दोनों बुलाता है, ठीक है। अच्छा, इनको बुलाने में उनका भी नाम आता है, जो राणा संगत है उनका भी नाम आता है बाबर को बुलाने में, क्योंकि इन लोग का टारगेट क्या था, इन लोग का क्या था, जो इब्राहिम लोदी को हरवाना है और यहाँ के मेन मालिक हम लोग हो जाएंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी से सब लोग तंग आ चुके थे। अब बाबर को वो लोग जान लिए थे, जब बाबर आएगा अटैक करेगा फिर हम लोग जीत जाएंगे और यहाँ के मालिक हम लोग आ जाएंगे, अब फिर बाबर चल जाएगा। लेकिन उल्टा हो जाता है, बाबर जो होता है उल्टा काम कर देता है, आता है अटैक कर देता है लेकिन जाता नहीं है। बस यही टर्निंग पॉइंट हो जाता है, जो वो जो है जाता नहीं है, जैसे पंजाब में अटैक करके और अपना क्षेत्र हथिया के दे देता है। वहां पे भी आपको बताया था ना, जैसे गौरी जो है अटैक करता है क्षेत्र पर ना, और जो गुलाम उसका रहता है एबक उसको दे देता है और चला जाता है ना। लेकिन उस तरह ये लोग भी सोचा था, जो पंजाब पे अटैक किया, चला गया अपना काबुल में अपना शासन चला रहा है, तो उसी तरह आएगा अटैक करेगा, इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाएगा और फिर ये जो है हम लोग अपना यहाँ का राजा बन जाएंगे, अपना शासन चलाएंगे। इसे तंग आ चुके हैं हम लोग को चलना ही नहीं दे रहा है। लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो दिल्ली में उस समय लोदी वंश का शासन था। तो क्या होता है, इब्राहिम लोदी और
अफगान और अमीर के बीच में असंतोष था, ये आपको बता ही चुके हैं। तो पहला जो लड़ाई होता है याद रखिएगा, यही टर्निंग पॉइंट है, 1526 में होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, जो बाबर जो है एकाएक नहीं आता है, पहले काबुल में वो क्षेत्र अपना चुका रहता है, काबुल तक उसको इंडिया वाला दिमाग में नहीं रहता है जो भारत पे आक्रमण करना है। उसके बाद पंजाब वाला क्षेत्र पर वो चाहता है जो अपना विस्तार करे, लेकिन दावत कौन देता? ये लोग दावत देते। हो सकता है ये लोग दावत नहीं देता, ये लोग बुलाता नहीं, हो सकता नहीं भी आता ना, क्योंकि उसको भी तो भाई डर है ना, काहे कि इसके पास जो है इब्राहिम लोदी के पास जो है दिल्ली सल्तनत के पास बहुत बड़ा सेना है। तो गांव में देखिएगा, चाहे कहीं पे भी देखिएगा, कोई भी लड़ाई हो, दुश्मन का लोग अगर आपके साथ हो जाता है तो लड़ाई आप आराम से जीत जाते हैं। तो वहीं पे होता है घर का भेदी लंका ढाए ना। तो वहां पे जो है अफगान जो सरदार होता है, उसका चाचा जो होता है दौलत खान जो होता है, ये सब गद्दारी करता है और बाबर को बुलाता है और युद्ध होता है। पहला जो लड़ाई होता है याद रखिएगा, जिसको हम लोग जानेंगे पानीपत की लड़ाई, ठीक है। तो ये सब हरियाणा में है। तो पानीपत का लड़ाई होता है किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अच्छा, लड़ाई जो होता है ये पहाड़ी इलाके में तो होगा नहीं ना, जगह चाहिए, मैदान चाहिए, ताकि उधर से सेना आए इधर से सेना आए और दोनों आपस में लड़े। उसके पास ऐसा मैदान भी चाहिए जो नदी के आसपास हो, क्योंकि घोड़ा है, हाथी है, सैनिक है, उसको प्यास भी तो लगेगा, पानी भी तो चाहिए, तो नदी भी चाहिए आसपास। तो ऐसा क्षेत्र चुना जाता था जो खुला हो, मैदानी क्षेत्र हो, आसपास पानी हो, नदी हो, ताकि वहां पे कोई दिक्कत लड़ने में नहीं हो। इसलिए पानीपत का याद रखिएगा मैदान को चुना गया था, बहुत बड़ा मैदान है। तो यहाँ पे क्या होता है? युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहाँ पे कौन जीत जाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे बाबर का जीत हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बाबर का साम्राज्य। लेकिन बाबर जो है तो जीत गया, दिल्ली पर वो अपना स्टार्ट कर दिया। लेकिन होता क्या, दिल्ली पर एक एक आप स्टार्ट तो हो जाएगा, आप वहां पे शासन तो चलाने लगेगा, लेकिन आपका जो विद्रोही सब है, जो इब्राहिम लोदी का जो दुश्मन था, वो तो आपका भी अब दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि भाई वो सब का टारगेट क्या था? जी आप आइएगा, लड़िएगा, जीत जाइएगा, फिर इस क्षेत्र इस सब को दे दीजिएगा, आप चले जाएगा। तो आप तो गए नहीं, आप खुद वहां पे शासन करने लगे। तो इनका जो मेन जो अब दुश्मन हो गया, उस समय के ताकतवर जो शासक थे, कौन थे? याद रखिएगा, राणा सांगा। क्योंकि ये सब तो छोटा शासक था, मतलब छोटा छोटा क्षेत्र का था, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन में था, दिल्ली सल्तनत के साथ काम करता था। ये दौलत खान जो पंजाब का था, या आलम खान उसका चाचा उचा था। लेकिन जो मेन विरोधी थे दिल्ली सल्तनत के, वो कौन थे? आपका राणा सांगा। अब राणा सांगा जो है वो कट्टर हो जाते हैं किसके? बाबर के। फिर इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राणा सांगा का जो युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, इससे पहले एक युद्ध होता है जिसको बयाना का युद्ध बोला जाता है। याद रखिएगा, बयाना का युद्ध। इसमें क्या होता है ना, जो बाबर होता है ना, एक ट्रायल में क्या करता है, चेक करने के लिए क्या करता है, सैनिक को भेजता है कहां पर? राणा सांगा के पास, जो देखिए इनका ताकत कितना है। तो राणा सांगा वहां पे क्या करता है? जीत जाते हैं। अब वहां से बाबर क्या करता है? अनुभव ले लेता है, कि इतना सैनिक गया, इस तरह गया, उस तरह गया, तो हम हार गए। तो पहला युद्ध जो होता है ना बयाना के, याद रखिएगा, वहां पे बाबर जो होता है हार जाता है और राणा सांगा जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो वहां से इसको रफली आइडिया आ जाता है। लेकिन होता क्या है, जब बाबर का जो सैनिक सब था ना, वो सब थोड़ा सा मतलब डिमोरलाइज हो जाता है, क्या वो हार जाता है सब बेचारा। तो सबका जो मनोबल स्थिति है गिर जाता है, थोड़ा सा दुखी हो जाता है, जो अब हम लोग मतलब नहीं जीत पाए। लेकिन ये क्या करता है, बाबर क्या करता है, वो सबको कसम खिलाता है, पूरा धार्मिक कसम खिलाता है, हम लोग नहीं जीतेंगे। तो ये वो धार्मिक पूरा पाठ, इस्लामिक पाठ उसको पढ़ाता है, कसम खिलवाता है, समझे, अंदर जोश डालता है, ये हम लोग का लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक युद्ध है, किसी तरह हम लोग को लड़ना है। अब वो सब, अब कोई भी देखते हैं कहीं पे भी देखिएगा, जो धार्मिक अगर नारा लगा देता है ना, तो लोग में जोश आ जाता है। कि चतुराई से नेता लोग को देख लीजिए, या किसी भी लोग को देख लीजिएगा, जब अपना काम निकालना रहता है तो धार्मिक नारा लगा देगा, धार्मिक नारा में लोग बह जाता है। अब मेन देखेगा नहीं जिससे किसको फायदा है, धार्मिक नारा लगा देता है बाबर। अब धार्मिक नारा पूरा लगा देता है, जो भाई इस युद्ध को जीतना है। और अगला बार क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 में। याद रखिएगा, इस युद्ध में क्या होता है, बाबर जो होता है जीत जाता है। बाबर जो होता है जीत जाता है। पहला युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसको बयाना का युद्ध बोलते हैं, उसमें राणा सांगा जीत जाते हैं। और दूसरी बार में खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जिसमें राणा सांगा जो होते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यह एक धार्मिक युद्ध छेड़ देता है बाबर, सैनिक के अंदर पूरा जोश भर देता है,
धार्मिक पूरा दिमाग उनका बना देता है। और धार्मिक मतलब समझ रहे हैं, या तो कटेगा या तो मरेगा, काटेगा मारेगा या जो करना है करेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। यहीं से आपका और वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि 1526 में तो वो दिल्ली पर काबिज कर ही लिया इब्राहिम लोदी को हरा कर, ठीक है। लेकिन और भी खनवा के युद्ध के बाद और मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसके जो दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे, वो कौन थे? राणा सांगा थे, जो बहुत ही मजबूत थे, उनको हरा देता है तो ये और भी मजबूत हो जाता है। उसके बाद एक और राजा थे मेंदिनी राय, उनको भी चंदेरी के युद्ध में 1528 में हरा देता है, और जो भी इनके विरोधी थे उनको हरा कर ये और भी क्या हो जाता है? बहुत ही मजबूत हो जाता है। अब आते हैं इन्होंने जो स्टार्ट किया मुगल साम्राज्य। अब आपके लिए एक जरूरी खबर, देखिए चैनल का ऐप आ चुका है स्मार्ट लर्निंग विद गालिब सर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पहले समझ लीजिए। देखिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। कौन कौन विषय हम पढ़ा रहे हैं? खुद से हम खुद पढ़ाते हैं मैथ, उसके बाद साइंस मतलब विज्ञान हो गया, उसके बाद एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट हम खुद से पढ़ाते हैं, और क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का पूरा सिलेबस यहाँ पे धीरे धीरे लॉन्च किया गया है। क्या कि नया सिलेबस है, और क्लास 10 का भी नहीं है। क्लास 10 का जब नया सिलेबस आएगा तो उसको भी लॉन्च करेंगे। 6 से क्यों पढ़ाएं? क्योंकि 6 क्लास से ही बच्चा को सही से साइंस आना चाहिए, सही से सामाजिक विज्ञान आना चाहिए और सही से मैथ आना चाहिए। इसलिए हम खुद से, हम तो 9 10 को पढ़ाते हैं लेकिन खुद से हम तैयार किए हैं ताकि बच्चा जो है क्लास 6 से ही अच्छा से सीख सके। इसलिए अगर आप किसी भी क्लास में है और आपके घर में कोई बच्चा अगर 6 में है, 7 में है, तो उसको जरूर इस ऐप से जोड़िएगा और गालिब सर से जरूर आप उसको पढ़वाइएगा, तब जाके उसका बेस देखिएगा कितना मजबूत होगा। तो यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा मिलेगा, आपका पूरा थ्योरी मिलेगा, उस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट नोट्स देंगे जिससे आप उस नोट्स को आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, मतलब सारा मटेरियल, मतलब एक चैप्टर में आपको थ्योरी मिलेगा, रिवीजन नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वन लाइनर मिलेगा, 4-5 चीज मिलेगा, ठीक है। तो पूरा अच्छा से हम इसको तैयार किए ताकि आपका जो पढ़ाई है बहुत ही आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, स्मार्ट हो जाए। क्योंकि ज्यादा मेहनत करके कम मार्क्स लाना वो ठीक नहीं है। कम मेहनत में आप ज्यादा मार्क्स लाइए, कम मेहनत करके ज्यादा चीजों को सीखिए, मतलब आपको स्मार्ट तरीके से सीखना है। तो इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से सारा चीज आपको थ्योरी हो, क्वेश्चन आंसर हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, सारा चीज आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये जो शब्द है याद रखिएगा, मुगल। मुगल क्यों कहा गया? देखिए अब बाबर जो था, ठीक है, वो भी 12 वर्ष में ही वो राजा बन चुका था। अब बाबर के जो बाप थे, याद रखिएगा, बाबर के जो बाप थे वो किस वंशज से थे? तो याद रखिएगा ये थे आपके तैमूर वंशज के। वही तैमूर जो दिल्ली पर आक्रमण किया था उसी के वंश के थे। इसकी माता जो थी, माता जो माँ थी वो आपकी चंगेज खान, याद रखिएगा, जो मंगोल था एक चंगेज खान की वंशज की थी। चंगेज खान क्या था? मंगोल। मंगोल आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। उधर की तरफ जो मध्य एशिया है ना, उज्बेकिस्तान, ये सब जो तरफ है उधर खाली ये सब क्या कर, ये सब का काम ही वही था। घोड़सवारी में एकदम मास्टर था, तीर उड़ ले ले, तलवार ले ले, ये सब मार काट लूट पाट, यही सब का काम है था। लूट पाट में, मार काट में, किसी को मारना है, लूटना है, सैनिक ले ले जाना है किसी को, मतलब एक राजा की तरह जिंदगी नहीं जीता था। बात समझ रहे हैं? मतलब झुंड में कहीं गए, लूट लिए, काट लिए, कुछ सैनिक सबका गिरोह रखे हैं, कहीं गए लूट लिए, किसी शहर को लूट लिए, किसी जगह को लूट लिए, किसी क्षेत्र को लूट लिए, इस सब का काम था लूटना। तो ये मंगोल जो प्रजाति था, ये घुड़सवारी में और तलवार चलाने में, इस समय तीर चलाने में, इस समय बहुत मास्टर था। तो इसी का एक बादशाह था चंगेज खान ना, ये बहुत सारे क्षेत्रों पर ये क्या किया था? कब्जा किया था। तो माता जो थी इसकी वो मंगोल से थी और इसके बाप जो था वो तैमूर वंश के था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए जो ये मुगल जो शब्द बना है ना, ये मंगोल से आया है। किससे आया? मंगोल से आया है, याद रखिएगा। तो मुगल शब्द किससे आया? मंगोल से आया है। लेकिन ये जो कोई भी देखिए, हम लोग में भी या किसी में भी देखिएगा, वो ज्यादातर बाप के साइड रहना पसंद करेगा ना, ज्यादातर किसके तरफ रहना पसंद करेगा? बाप की तरफ रहना पसंद करेगा। अगर बाप जिस जाति का हो, मतलब आप कभी कभी होता नहीं, धार्मिक शादी हो जाता है या दूसरे जाति में ब्याह हो जाता है, तो उसमें बच्चा जो होता है ना, वो बाप की तरफ थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित होता है। तो उसी तरह ये जो बाबर जो था ना, वो अपने आप को तैमूर वंशज मानता था या कहलाना पसंद करता था। वो माता की ओर, मतलब वो मंगोल कहना या चंगेज खान का वंशज कहलाना वो पसंद नहीं करता था। वो क्या पसंद कर, तैमूर वंशज कहलाना पसंद करता था। अब आइए आगे क्या होता है। अब यहाँ से क्या हुआ? शुरुआत हो गया आपका साम्राज्य का, क्योंकि सारा जो दुश्मन था इसका, उसको तो निपटा दिया। शासक को हरा देना वो अलग बात है, लेकिन पूरा साम्राज्य को चलाना वो आसान बात नहीं होता है। उसके लिए पूरा आपको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। जो दुश्मन है ना, जो आपका विरोधी है, उसको आपको निपटाना होगा, कुछ लोगों को मिला के चलाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक बिंदु हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं जो आपको बताएं। बाबर का भारत आक्रमण,
जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी तब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर एक तुर्क मंगोल शासक था। वह समरकंद मतलब उज्बेकिस्तान से आया था। वह तैमूर का वंशज था, आपको बता चुके हैं। प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जहां पर बाबर जो होता है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहेंगे, किस नाम से जानेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के नाम से 3 युद्ध होता है, याद रखिएगा। प्रथम जो युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, 1526 में होता है, और यही आपका टर्निंग पॉइंट है, और यहीं से आपका मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है। मतलब दिल्ली पर जो नया शासन, जो नया साम्राज्य, जो नया सल्तनत बनता है वो कौन है, आपका मुगल है। अब ये जीत क्यों जाता है उसको भी ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ना, बाबर जो होता है, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी का जो सेना होता है बहुत बड़ा होता है, काहे कि भाई पूरे पूरे इंडिया के लगभग अधिकतर हिस्सों पर उसका पूरा साम्राज्य फैला रहता है ना। पूर्वी भारत छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दक्षिणी छोड़ दीजिए, पश्चिमी छोड़ दीजिए, तो पूरा मध्य भारत पे उसी का शासन रहता है। तो उसके पास पूरा एक बड़ा सा सैनिक रहता है। लेकिन बाबर जो रहता है ना, कि याद रखिएगा, एक नया युद्ध सिस्टम लगाता है जिसको बोलेंगे तुगलमा। तुगलमा तुगलमा तरीका क्या है, इस तुगलमा तरीका में क्या होता है ना, सैनिक जो होता है सामने से नहीं लड़ता है। अब देखिएगा सैनिक लोग का जो लड़ाई होता है, दो राजा का जो सैनिक होता है सामने सामने होता है, उधर से आया इधर से आया, बाहुबली सब फिल्म में देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, उधर से आया इधर से मार काट कर रहा है, और जो जीत गया जीत गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उस तरह ये तुगलुमा जो तरीका था ना, ये बाबर सीख के आया था दुश्मन सबसे, काहे कि तो बहुत सारा लड़ाई लड़ा था, तो दुश्मन सबसे ये सीख के आया था, जो लड़ाई जो लड़ना है ना, डायरेक्ट मत लड़ो, आगे से फंसा के रखो कुछ सैनिक को, फिर कुछ सैनिक को पीछे भेज दो, कुछ सैनिक को साइड में लगा दो। ठीक है, इस तरह का करो, घेरो सबको, सबको घेरेगा ना, तो वहां पे उसको हराना जो है, मारना जो है आसान हो जाएगा। तो यही तरीका ही याद रखिएगा, तुगुलमा। तुगुलमा, तुगुलमा याद रखिए, तुगुलमा बोलिए या जो बोलिए, तुगुलमा तरीका याद रखिएगा। ई फर्स्ट बार अप्लाई किया था कौन, बाबर। दूसरा तरीका जो है, बाबर जो है खूब अच्छा से यूज किया था किसका, तोप का, याद रखिएगा। तोप का पहले भी बहुत 9 के बराबर इस्तेमाल होता था, लेकिन इस युद्ध में जो है ना, बाबर जो है बड़े पैमाने पर, ठीक है, किसका इस्तेमाल करता है, तोप का इस्तेमाल करता है, और इस तोप का इस्तेमाल करके वह बड़ा सेना को, जो इब्राहिम लोदी का बड़ा सेना है, उसको क्या कर देता है, हरा देता है। और इसी के साथ जो दिल्ली सल्तनत है वो अंत हो जाता है, उसका खात्मा हो जाता है, और एक नए साम्राज्य का स्टार्ट होता है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। अच्छा, अब बाबर के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। बाबर जो है एक अपना, ठीक है, किताब लिखता है अपने बारे में, आत्मकथा लिखता है जिसका नाम है बाबरनामा। अच्छा, बाबरनामा जो है याद रखिएगा, ये ओरिजिनल बुक जो है उसका नाम रहता है तुजुके बाबरी। तुजुके तुजुके बाबरी क्या रहता है, तुजुके बाबरी। ये रहता है किस भाषा में, क्योंकि बाबर का जो भाषा है ना, अपना जो भाषा याद रखिएगा, वो रहता है आपका, बाबर का अपना जो भाषा रहता है वो रहता है उसका, वो रहता है तुर्की। तुर्की भाषा में वो मास्टर रहता है, उसका मातृभाषा तुर्की रहता है, तो तुर्की में इसको लिखता है, तुजुर के बारहवीं, तू से तुर्की याद रखिएगा। फिर बाद में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है किसमें, फारसी में। किसमें ट्रांसलेट किया जाता है, फारसी में, और इस किताब का नाम रख दिया जाता है बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है आत्मकथा, याद रखिएगा, इसका ओरिजिनल नाम जो था तुजुर के बारहवीं था, जो तुर्की में था। बाबरनामा जो है किसमें है, फारसी में। किसमें है, फारसी में। वो क्या करता है, इस किताब में अपने बारे में, कैसे ये युद्ध को लड़ा, उसके बाद इंडिया के बारे में पूरी खूबसूरती को पेश करता है, जी इंडिया में उस समय क्या था, ठीक है, यहाँ के प्रकृति के बारे में, यहाँ पे जो वास्तु कला है, मतलब यहाँ का जो बिल्डिंग है, यहाँ का जो घर है, उसके संरचना के बारे में, यहाँ का पेड़ पौधा के बारे में, यहाँ पे पक्षी के बारे में, इस सारा चीज का वर्णन अपने किताबों में क्या करता है, खूब अच्छा से करता है। उसके बाद जो है बहुत सारे कविताओं को उसमें लिखता है। ठीक है, ये सारा चीज इंडिया के बारे में उस किताब में लिखता है, अपने बारे में लिखता है। उस किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, बाबरनामा। उसके बाद याद रखिएगा, ये बहुत ही स्मार्ट प्लेयर था ना, 12 वर्ष की उम्र में ये बन जाता है, बहुत ही स्मार्टली लड़ता भी है। मतलब यह जो है आपका एक कुशल शासक भी था और एक कठोर विजेता भी था, मतलब लड़ाई लड़ना ये जानता था। यहाँ से आपका मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब ये 1526 में आपका, 1526 में दिल्ली जीत लेता है, लेकिन 4 वर्ष तक ये, ठीक है, शासन करता है। और 1530 में क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि अफगान जो सरदार सब था वो इसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो लगातार ये सब विरोध करता है, कि चाचवा जो था उसका, दिल्ली वाला जो था उसका दौलत खान, ये सब तो लगातार विरोध कर रहा था इसका, इब्राहिम लोदी का। अब इसका सागा थोड़े होगा, वो तो चाह रहा था कि भाई आओ तुम लड़ो,
मार काट के ये सबको तुम चल जाओ, फिर हम लोग यहाँ पे ऐश करेंगे। लेकिन उल्टा पड़ गया, तो वो सब इसका दुश्मन हो गया। तो बाबर जो है 1530 में मर जाता है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हुमायूं शासक बन जाता है। 1530 में बाबर मर जाता है, उसका बेटा होता है जिसका नाम है हुमायूं। अब हुमायूं का जो जिंदगी है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हुमायूं उतना संभाल नहीं पाता, मतलब बाप जो था जितना कारगर था उतना बेटा उतना कारगर नहीं हो पाता है, और वो चीजों को नहीं संभाल पाता है। उसका 3-4 भाई रहता है, 3-4 भाई में खींचतान में क्या करता है, अलग अलग वो जो आपका दिल्ली का जो पूरा साम्राज्य था वो बढ़ जाता है। कुछ गोरा काबुल संभालता है, कुछ गोरा दिल्ली संभालता है, कुछ गोरा कुछ और संभालता है। तो इससे क्या होता है, पूरा जो शासन होता है ना एक हाथ में नहीं रहता है। अब देखिए घर का ही याद रखिए, अगर हम लोग का घर का पूरा जो शेड्यूल होता है, पूरा जो सिस्टम होता है, एक आदमी के हाथ में रहता है तो चलता है, मतलब एक आदमी फैसला लेता है तो चलता है। और सब मालिक बन जाता है तो गड़बड़ा जाता है। मिस्त्री आता है तो पगला जाता है जी, इसका बात सुने कि उसका बात सुने कि उसका बात सुने। कोई पंचायती करने आता है वो भी पगला जाता है जी, किसका सुने, कोनो तो हेड लगभग नहीं कर, सब में हेडे है। हाँ, तो जहां पे देखिएगा जी एक आदमी हेड रहता है ना वहां पे चीज अच्छा से चलता है, जहाँ पे सब मालिक हो जाता है वहां पे चीज गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे सब भाई इसका मालिक हो गया, तो इसको शासन चलाना क्या हो गया, दिक्कत होने लगा। तो इसका जो जिंदगी था ना पूरा मतलब ठोकर खाने वाला, मतलब हमेशा खराते हुए इसका शासन किसी तरह खींच खांच के चल रहा था। कहीं भाई से भी लड़ना है, दुश्मन से भी लड़ना है, अफगान से भी लड़ना है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों से इसको लड़ना था। हुमायूं को अपना साम्राज्य बचाने में कठिनाई हुई, इसका लाभ उठाकर शेर शाह सूरी। अब देखिए वहीं पे एक अफगान सरदार जो था, बंगाल और बिहार के आसपास इसका क्षेत्र था, शेर शाह सूरी। ये बहुत इंपोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, शेर शाह सूरी। ठीक है, ये बिहार से जुड़े थे, याद रखिएगा। ये बिहारी नहीं थे, याद रखिएगा, लेकिन बिहार के क्षेत्र से थे, वहां पे ये शासन कर रहे थे। कहीं अफगान लोग तो बिहार और जो था आपका बंगाल में वहां पे ये लोग था, यही लोग तो विरोध कर रहे थे किसका, इब्राहिम लोदी का, क्योंकि वो ये लोग को चाहता था जो हम लोग अंडर में रहो, पूरा जो हम वही करो, अपना शासन मत चलाओ। तो शेर शाह सूरी जो है, इनका नाम शेर खान भी बोला गया, क्योंकि ये जो थे ना बहुत बहादुर थे। ठीक है, एक ही चीज में बहादुर नहीं थे, ये जो थे ना शेर को अकेला ही मार दिए थे, समझे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शेर खान। दूसरा जो थे ना बहुत बहादुर, समझिए मुगल को हराने वाले ही आदमी है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शेर खान क्या किए, ठीक है, देख लेता है जी अब इनका पूरा शासन चल नहीं रहा है। अब ये मौका का फायदा उठा के 1939 में युद्ध छेड़ देता है। 1949 में एक युद्ध होता है, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध। ये बिहार में है, चौसा, याद रखिएगा। ये चौसा जो है बिहार में है, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध, बक्सर में है चौसा। ये चौसा के युद्ध में क्या होता है, यहाँ पे जो है शेर खान मतलब शेर शाह सूरी जो होता है जीत जाता है। फिर एक अगला युद्ध होता है 1940 में, जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज। कन्नौज के युद्ध में भी शेर खान जीत जाता है, और यहीं से ऐसा वो हराता है हुमायूं को, जो हुमायूं को अपना जो है शासन छोड़ के, दिल्ली को छोड़ के भागना पड़ता है। याद रखिएगा 1940, ये भी टर्निंग पॉइंट है। 1940 में शेर खान जो है कन्नौज के युद्ध में ऐसा हराता है हुमायूं के, जो हुमायूं को अपना पूरा भारत छोड़ छाड़ के, पूरा सल्तनत, पूरा साम्राज्य को छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है। 15 साल तक वो भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। मतलब उसका पूरा जिंदगी जो है बेचैनी में बेचारा का गुजरता है, लड़खड़ाते हुए वो पूरा जिंदगी अपना काटता है। बाप पूरा साम्राज्य बनाया, आई जो है बेचारा अपना भाई वही, ठीक है, के चक्कर में पिसते गया, दुश्मन से पिसते गया। और उसके बाद इसका भेंट हो गया शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी पहले हराता है, फिर 1940 में इसको कन्नौज में ऐसा हराता है जो इसको छोड़ छाड़ के भागना पड़ता। ठीक है, तो 1940 वाला आप टर्निंग पॉइंट याद रखिएगा। अब उसके बाद एक और पॉइंट याद रखिएगा, 1945 में क्या होता है, शेर शाह जो सूरी होता है वो मर जाता है। शेर शाह सूरी 1945 में मर जाता है, लेकिन गलती से मर जाता है, क्योंकि जैसे युद्ध लड़ता है ना तो वहां पे एक बारूद का गोला था, उसी बारूद के गोला में, ठीक है, उस पर बम पड़ जाता है तो विस्फोट कर जाता है, उसमें वो मर जाता है 1945 में। अब जैसे ही 1945 में मर जाता है, उसके बाद इसका अगला शासक आता है, तो वहां पे कमजोर शासक हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर शासक हो जाता है। उसके बाद 1556 में, याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट याद रखिए। 1540 यहाँ पे जो आपका हुमायूं है वो भारत छोड़ के भाग जाता है,
दूसरे क्षेत्र में। उसके बाद 1945 में शेर शाह जो सूरी होता है वो मर जाता है। उसके बाद 1556 में शेर शाह सूरी के बाद जो शासक बनता है दिल्ली का वो तो कमजोर रहता है। उसके बाद याद रखिए 1556 में मौका देखकर फिर हुमायूं आ जाता है जी भाई अब जो है शेर शाह सूरी तो रहा नहीं, ये जो शासक है बहुत ही कमजोर है। अब 1556 में आ जाता है हुमायूं। अब फिर अपना दिल्ली सल्तनत अपने हाथ में ले लेता है, मतलब मुगल साम्राज्य फिर से वो रीस्टार्ट कर देता है। याद रखिएगा मुगल साम्राज्य का रीस्टार्ट हो जाता है। 1556 में फिर से अपने हाथ में दिल्ली सल्तनत ले लेता है कौन, वही हुमायूं तो लेता है, लेकिन मजा जो है शासन का ज्यादा दिन तक नहीं ले पाता है। और 1556 में ही सीढ़ी पर चढ़ रहा था, ठीक है, उसका एक वो रहता है आपका लाइब्रेरी, उसी का सीढ़ी चढ़ रहा था, तले पैर फिसल जाता है और गिरते गिरते खसकते खसकते सर और में चोट लगता है, मर जाता है। मतलब लड़खड़ाते हुए इसका जिंदगी स्टार्ट हुआ था और लड़खड़ाते हुए बेचारा ही मर जाता है 1556 में। 1556 के समय में याद है, अच्छा इसी ये जो 15 बरस का भागदौड़ जो था ना, याद रखिएगा 1540 से लेकर 1556 तक इसी भागदौड़ में जन्म लेता है कौन, अकबर। याद रखिए अकबर का उस समय उम्र था, जब ये मरता है ना उस समय इसका उम्र था 12 वर्ष। कितना वर्ष, 12 वर्ष। तो 12 से 13 वर्ष उसका उम्र था इसका बेटा का, हुमायूं का बेटा जो था अकबर। अब ये जैसे मरता है तो भाई अब इसको बनाना है, नहीं तो फिर दूसरा जो सैनिक है, क्या इतिहास में आप देख चुके हैं, अगर उसका बेटा अगर ताकतवर नहीं है, होशियार नहीं है, शासक अच्छा नहीं है, तो दूसरा सैनिक जो है कब्जा कर लेगा, सैनिक को अपने हाथ में ले लेगा, तो कोई सेनापति जो है वो राजा बन जाता है। तो इसको देखा गया कि भाई 12 वर्ष का है तो कैसे बनेगा। लेकिन अकबर जो था ना, उसके अंदर जो था बाबर वाला पूरा, कहीं उसके दादा भी 12 वर्ष में बन चुके थे, इसके अंदर भी वो गुण था, वो क्षमता था जिससे वो साम्राज्य को चला सकता था, कोई सपोर्टर का जरूरत था। तो ये भी 12 वर्ष में क्या होता है, बन जाता है। और इसका मेन सपोर्टर होता है, याद रखिएगा, बैरम खान, बहुत प्रसिद्ध नाम है बैरम खान। वो ऐसा सेनापति होता है जो बहुत ही विश्वासी होता है और पूरा इसके काम को, पूरा इसके साम्राज्य को चलाने में पूरा एकदम महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि उम्र इसका कम है। देखिए कितना भी आपके पास क्षमता हो जाए, कितना भी दिमाग हो जाए, लेकिन उम्र बहुत बड़ा चीज होता है। उम्र के हिसाब से आप ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा आपके पास ताकत रहता है, लेकिन आपके पास कितना भी दिमाग रहे, लेकिन अगर आपका उम्र कम है तो फिर आप वो चीज नहीं कर पाइएगा। तो इसका साथी होता है, याद रखिएगा, कौन, बैरम खान। जैसे को राजा बनाया जाता है बाबर को 12 वर्ष की उम्र में, वैसे ही शेर, याद रखिएगा, जो शेर खान था आपका, शेर शाह जो सूरी था, वो वंश जो बनाया था ना उसको बोलते हैं हम लोग सूर्यवंश। क्या बोलते हैं, सूर्यवंश। तो सूर्यवंश में ही एक वो सेनापति था जिसका नाम था हेमू। अब जैसे ही देखता है भाई ये तो मर गया है हुमायूं, अब हुमायूं मर गया, अब कोई राजा है नहीं, तो सूर्यवंश का एक सेनापति था, याद रखिएगा, हेमू। इसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब यह जो आपका हेमू है, यह क्या, ये सेनापति था, कोई मतलब कोई वंश का ये राजा नहीं था, ठीक है। अब यह क्या करता है, होशियारी करके देखता है जी तो सामने बालक है, छोटा बच्चा है, क्या कर लेगा ये। अब ये क्या करता है, बन जाता है दिल्ली का राजा, दिल्ली का शासक बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये रेडी हो चुका था कौन, बाबर। अब बाबर देखता अगर इसको हम नहीं हराएंगे तो फिर मेरा पत्ता साफ हो जाएगा, अब बाप की तरह हमको भागना पड़ेगा। क्या कि बाबर, देखिए बाबर तो अच्छा खासा बिता लिया, हुमायूं भागे दौड़ में रहा, कुछ काट लिया, लेकिन इस बेचारे का भाई, इसका तो बचपन ही इधर उधर भागा, बाप भाग रहा है तो बेटा भी तो इधर उधर उथल पुथल में, मतलब जो राजवाड़ा वाला जो परवरिश है वो आपका अकबर को सही से नहीं मिल पाया, कहीं भाग दौड़ वाला। भाई बाप जो है सही से शासन करेगा, सही जगह रहेगा, तब ना उसका जो परवरिश है बाल बच्चा का अच्छा जगह होगा। बाप तो खुद भागे फिर रहा है ना, पूरा भारत छोड़ ही चुका है, सब जगह उसका दुश्मने हैं। तो इसलिए जो अकबर है उसका भी परवरिश जो है पूरा राज घराने की तरह, मतलब जो बेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अब अकबर जो था पूरा तैयार थे जो भाई अब इसको हराना पड़ेगा हेमू को, नहीं तो पूरा ये अपना शासन अपने हाथ में ले लेगा, फिर हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। अब यहाँ अकबर क्या करता है, युद्ध छेड़ देता है हेमू के खिलाफ। और एक दूसरा युद्ध होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये कब होता है, 1556 में, याद रखिएगा 1556 में। ये किसके बीच में होगा भाई, तो दुश्मन कौन था, हेमू, एक तरफ कौन था, अकबर। तो अकबर और हेमू के बीच में
पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसमें अकबर जो होता है जीत जाता है। इसमें भी होशियारी करता है अकबर। अकबर जो क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे होशियारी क्या करता है, तीर उड़ लग जाता है हेमू में। तो इसमें क्या करता है, होशियारी करता है, इसके आँखों में तीर उड़ लग जाता है हेमू के, ठीक है। तो ये पूरा अफवाह उड़ा देता है, देखिए ये मर गया मर गया मर गया। अब पूरा सैनिक का मनोबल टूट जाता है और उसके बाद क्या करता है, इसको कब्जा में कर लेता है। तो युद्ध में हेमू जो होता है घायल हो जाता है क्योंकि उसके आँख में तीर लग चुका था। फिर उसको बंदी बना लिया गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अकबर का शासन। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो अकबर जो है 12 वर्ष में इस तरह नहीं बना था, वो कितना दिमाग लगाता है और किस तरह शासन करता है उसको हम लोग देखेंगे। वो समझ जाता है कि शासन अगर इस साम्राज्य पे करना है, इस पूरे भारतवर्ष पे करना है हमको अगर शासन, तो खाली तलवार के बल पर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को मिलाना होगा, कुछ लोगों को जोड़ना होगा ताकि मेरा विरोध कम से कम हो, जो विरोधी हो उसको हम तोड़ सके। तो उनमें से कुछ लोगों को मिलाना होगा, कुछ लोगों को अपना जो पद है बड़ा बड़ा उस पद को देना पड़ेगा, कुछ लोगों में रिश्तेदारी करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा जो साम्राज्य है वो फैलेगा और तब हम अच्छा से शासन कर पाएंगे। नहीं तो मेरा जो बाप था भागे भागे रहा, मेरा जो दादा थे 4 वर्ष तक शासन कर पाए, मर गए। बाप जो था भागे भागे फिरे। तो समझ गया कि अगर दिमाग से नहीं चलेंगे, मिला के नहीं चलेंगे, तलवार के बल पर केवल रहेंगे, केवल युद्ध लड़ेंगे, तो भैया शांत नहीं रह पाएंगे। युद्ध लड़ेंगे तो 3 थप्पड़ हम लगाएंगे, 2 थप्पड़ वो भी लगाएगा। तो वो दिमाग का बहुत तेज था। अब आगे हम लोग जानेंगे अकबर कैसे अपना साम्राज्य को फैलाता है और कौन कौन नीति लगाता है और अपना पूरा शासन चलाता है। अब हम लोग अकबर का शासन देखते हैं, अकबर ने कैसे शासन किया। तो पहला बिंदु हम लोग देखते हैं अकबर का राजा बनना। तो 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में अकबर जो होता है मुगल सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है। शुरुआत में उसके संरक्षक बैरम खान ने शासन में क्या की सहायता की, आपको बता चुके हैं। 13 वर्ष की उम्र है, उतना में तो वो शासन संभाल नहीं सकता है, लेकिन इसका जो विश्वासी सेनापति होता है बैरम खान, वो पूरे प्रशासन को शासन को चलाता है, साम्राज्य का विस्तार करता है। अकबर पूरे भारत में मुगल साम्राज्य फैलाना चाहता था, ठीक है। उसका सोच था जो पूरे भारत में अपना जो साम्राज्य है उसको फैलाए। उसने कई युद्ध लड़े और अनेक राज्यों पर अधिकार किया। चित्तौड़गढ़ पर विजय उसकी प्रमुख जीतों में से एक थी। तो उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और कई राज्यों पर अपना अधिकार किया, अपना शासन चलाया। उसमें से याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ जो था उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक विजय था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकबर ने इस चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जो था आपका राजस्थान में था, ठीक है, और यह बहुत बड़ा किला था। इसको जीतने के लिए अकबर ने इसका घेराव किया था क्योंकि ये पहाड़ी पर था और पहाड़ी पर डायरेक्ट ये लोग अटैक करेंगे। अगर अकबर ये सब अटैक करेगा तो वो लोग भी अटैक कर देगा। तो इसको घेरे रखा, लगभग 5 महीने तक इस चित्तौड़गढ़ को घेर के रखा। लेकिन राजपूत लोग जो थे पूरे वीरता के साथ, पूरे हिम्मत के साथ वो लोग लड़ाई लड़ते गए, हार नहीं माने, ठीक है। लेकिन अंततः जो है लास्ट में अकबर जो होता है इसको अपने कब्जा में, इस चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जा में कर लेता है। लेकिन याद रखिएगा एक परंपरा होता है जौहर का। जौहर क्या होता है उसको समझ लीजिए। जब दूसरा जो आक्रमणी लोग होते हैं, दूसरा जो राजा होता है, जब दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, खास तौर पे ये जो आपका चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है, जो राजपूत वाले जो राजा लोग होते हैं, तो उनपे जब आक्रमण करता है, उनको जब बंदी बना लेता है, उनको जब हरा देता है ना, तो वहां पे उनका सवाल हो जाता है, जो वहां के जो महिलाएं लोग हैं उनके इज्जत आबरू का, उनका अपना स्वाभिमान का सवाल हो जाता है। तो उनको ये डर रहता है कि ये जो लोग हैं कब्जा किए, ये लोग तो हम लोग को उठा के ले जाएंगे, हमारे साथ गलत कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये लोग तो इस देश के हैं नहीं। देखिए इस देश का अगर शासक रहेगा तो वो तो भैया एक नीच हरकत नहीं करेगा ना। वो तो ठीक है अपना युद्ध लड़ेगा, किसी को हराएगा, किसी को जीतेगा, वो अलग चीज है, लेकिन एक नीच हरकत नहीं करता है। लेकिन ये तो बाहरी लोग हैं, आक्रमणी लोग हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनका काम ही आक्रमण करना, शासन करना। ये तो यहाँ के लोग हैं नहीं। वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो शासक था, वो अगर
हार जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां के जो भी औरतें होती थी, जो भी महिलाएं होती थी, वो झुंड में, ठीक है, जाकर क्या करती थी, आत्मदाह कर लेती थी। आग में सीधे जाके वो कूद जाती थी और अपना जो शरीर था वो आग के हवाले कर देती थी, पूरा वो अपने आप को राख में मिला देती थी, ताकि उनको जो दुश्मन है उसका सेना जो है उनको नहीं पकड़ सके और बंदी नहीं बना सके, मतलब उनके साथ गलत नहीं कर सके। उसी को बोलते हैं जौहर बोलते हैं, याद रखिएगा। जब हार निश्चित हो जाती है अब राजपूत महिलाएं जो है अपनी सम्मान की, अपनी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अग्नि में, मतलब आग में सामूहिक रूप से कूदकर प्राण त्याग देती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जौहर बोलते हैं। ये बहुत ही मतलब अलग तरह का ये आपका हो गया जौहर शब्द, याद रखिएगा। ये मतलब दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा किसी का हिम्मत नहीं होता था जो इस कार्य को कर सके, लेकिन जो राजपूत महिलाएं थी अपना स्वाभिमान के लिए, ठीक है, अपने सम्मान के लिए, ताकि हम दुश्मन के हाथों में नहीं चले जाए, दुश्मन हमें बंदी नहीं बना ले, दुश्मन जो है वो हमारे साथ गलत नहीं कर दिए, इसके लिए वो आग में अपने आप को झोंक देते थे। पूरे झुंड में महिलाएं अपने आप आग में झोंक देती थी ताकि उनके साथ गलत नहीं हो। समझ जाइए, जिंदा में भाई अपने आप को आग में झोंक देना दुश्मनों से बचने के लिए यह आसान बात नहीं है, समझ ना, वो भी सामूहिक रूप से पूरी औरतें मिलकर, ठीक है। तो ये एक जौहर जो है एक अकबर के समय, और एक याद रखिएगा फिल्म में भी दिखाया गया है, खिलजी के समय में भी जौहर वाला मामला उठा था, ठीक है। पद्मावत जो मूवी है आपका, उसमें आप देखिएगा दिखाया गया है, तो वहां पे भी जौहर किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब बड़ा कार्य था और ये बहुत हिम्मत वाला कार्य था। अब आगे देखते हैं अकबर का क्या क्या नीति था। अब हम लोग बात करेंगे अकबर कौन कौन सा नीति लाता है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा साम्राज्य बना भी लेता है और उस साम्राज्य को अच्छा से चला भी लेता है, ठीक है। क्योंकि अकबर से पहले हुमायूं तो ऐसे ही लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसका जिंदगी खत्म हो गया, और जो बाबर को उतना समय मिला नहीं, 4 वर्ष तक शासन किया, मर जाता है। तो अकबर जो है जान जाता है जो केवल जो है तलवार के बल पर जो है हम शासन नहीं कर पाएंगे, जो मेन मेरा जो विरोधी है अगर हम उसको नहीं मिलाएंगे, साठ गांठ के नहीं रखेंगे, मिला जुला के नहीं ले चलेंगे, उसको अच्छा अच्छा पद नहीं देंगे, तो हमको शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कैसा कैसा नीति लाता है और सबको मिला जुला के चलता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक, मतलब 50 वर्ष तक वो शासन करता है दिमाग के बल पे। तो अकबर का शासन हम लोग देखते हैं, अकबर जो है लगभग 50 वर्ष तक शासन करता है, मतलब 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करता है। उसके समय मुगल साम्राज्य जो था बहुत ही मजबूत और विशाल बन गया था। अब यह जो है हर तरीके से काम करता है, देखिए हर तरीके से, मतलब कोई ऐसा नहीं होता है जहां पे वो काम नहीं करता है, क्योंकि इसको मालूम है अगर सब क्षेत्र पर काम नहीं करेंगे विरोध होगा और लंबे समय तक हम इस क्षेत्र में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में हम शासन नहीं कर पाएंगे और लोगों को मिला के रखना पड़ेगा। और अगर हम धार्मिक रहेंगे, कट्टरपंथी वाला रास्ते पे चलेंगे, तो हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। तो यह क्या करता है, यह जो होता है पढ़ा लिखा नहीं होता है। अकबर जो है स्वयं पढ़ा लिखा तो नहीं होता है, लेकिन उसको ज्ञान से बहुत ही प्रेम होता है। उसने फतेहपुर सीकरी में अनुवाद विभाग बनवाया, मतलब फतेहपुर सीकरी में एक ऐसा विभाग बनवाता है जो अलग अलग किताबों को, अलग अलग धार्मिक किताबों को क्या करता है, अलग अलग भाषा में उसको ट्रांसलेट करवाता है, अनुवाद करवाता है, जिससे दूसरे लोग भी समझ सके। जैसे महाभारत को, रामायण को, भगवत गीता को, पंचतंत्र को, इस सब को फारसी में क्या करते हैं, तो फारसी में ट्रांसलेट करवाता है। तब मुगल का जो भाषा रहता है फारसी रहता है, तो वहां के ज्यादातर दरबारी लोग जो होता है वो फारसी भाषा को जानता है, तो इसलिए वो फारसी में बदलवाता है ताकि वहां के लोग जो है फारसी में इसको जान सके। और ये जो धार्मिक महाभारत रामायण, ये लोग जो ये जो किताब है इसमें जो बात है उसको वो लोग समझ सके। तो महाभारत हो गया, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, और पंचतंत्र जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में क्या करता है, अनुवाद कराता है, क्योंकि वो सब जो है फारसी को अच्छा से समझ पाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद और भी बहुत सारा काम करता है। इसके टीम में याद रखिएगा, इसके पूरे शासन काल में अलग अलग विद्वान आते हैं, जैसे तानसेन का आप नाम सुनिएगा जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन रहता है, बीरबल का नाम सुनिएगा जो बहुत बड़ा बुद्धिमानी होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता है ना। एक से एक कवि रहते हैं इसके समय में। एक
लेखक होते हैं, एक से एक विद्वान इसके समय में रहते हैं, पूरे इसके शासनकाल में, जिसको नौ मंडल भी हम लोग बोलते हैं, पूरे इसके शासनकाल में एक से एक विद्वान होते हैं। अकबर द्वारा किए गए अच्छे कार्य कुछ देख लेते हैं हम लोग। बाद अकबर ने लोगों को विश्वास जीतने के अच्छे कार्य किए, जाजिया कर समाप्त कर दिया। तो जाजिया कर के बता दिए, यह जो कर था एक भेदभाव था, मतलब मुस्लिम को छोड़कर बाकी जो भी लोग थे, जो भी अन्य धर्म के लोग थे, उनसे एक कर लिया जाता था, एक टैक्स लिया जाता था, जिसको बोला जाता था जजिया कर। आपको बता चुके हैं जो हम आपका सुरक्षा करेंगे, इसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स मुस्लिमों को नहीं देना पड़ना, जिसकी वजह से एक भेदभाव हो गया। भाई तुम बाहर से आया और यहाँ का जो लोग है उससे तुम टैक्स लेगा और मुस्लिमों से टैक्स नहीं लेगा, तो ये तो भेदभाव वाला टैक्स हो गया। तो इसने क्या किया, देखा जी ये जो टैक्स है ये भेदभाव कर रहा है, तो इसने जजिया जो टैक्स है उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद देखा जी मेरा सबसे ज्यादा जो विरोध कर रहे हैं वो राजपूत लोग हैं। अगर राजपूत लोगों से अगर हम संबंध बना लेते हैं, राजपूत लोगों से अगर हम रिश्तेदारी कर लेते हैं, तो उनका विरोध जो है हम कम कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, जो राजपूत लोग होते हैं उनसे वो रिश्तेदारी जोड़ता है, विवाह करता है, और उनको बड़ा बड़ा पद देता है, ताकि लोगों को अपने यहाँ अपने शासन में जोड़ सके, ताकि उनका विरोध कम से कम हो सके। तो ज्यादातर लोगों को वो जोड़ लेता है, लेकिन कुछ ऐसे भी राजपूत होते हैं जो इसके अधीन नहीं आते हैं, मतलब इसके अंदर में वो आना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को हमेशा स्वतंत्र रखते हैं, जिसमें एक खास नाम याद रखिएगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वो व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, और अकबर के सामने वो कभी भी नहीं झुकते हैं। लड़ाई भी होती है, ठीक है, कमजोर से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं, लगातार वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, और पूरा वीरता के साथ, पूरा हिम्मत के साथ अकबर को जवाब देते हैं, लेकिन झुकते नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जो अकबर है आपका राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर संबंध मजबूत करता है, राजपूत और अन्य हिंदू सरदारों को बड़ा बड़ा पद देता है, ताकि उनका जो विरोध है कम हो सके, उनका जो गुस्सा है वो कम हो सके। उसके बाद क्या करता है, एक नया वो चीज लाता है, सुल्ले कुल। सुल्ले कुल का मतलब हो गया कि भाई हम सब धर्म का सम्मान करेंगे, सब धर्म का रक्षा करेंगे, सब धर्म शांति से रहे। तो वो सुल्ले कुल का नीति अपनाता है, ताकि सब लोग के नजर में उसका जो कट्टरपंथी छवि है उसको खत्म किया जा सके, मतलब लोग उसको कट्टरपंथी के नजर से नहीं देखे, एक ऐसा नजरिया से देखे जो भाई सब धर्म का रक्षा कर रहा है, ये सब धर्म को एक समान देख रहा है, किसी धर्म को ये भेदभाव नहीं कर रहा है। अब अकबर के बाद क्या होता है, तो अकबर जो होता है 50 वर्ष तक शासन करता है, बहुत सारे ये नियम लाता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा प्रशासन को बहुत अच्छा से चलाता है, अलग अलग पद बनाता है, ठीक है, अलग अलग कर ये भी लगाता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। अब अकबर के बाद क्या आता है, जहांगीर आता है। अब जहांगीर जो होता है ये कला और चित्रकला, मतलब पेंटिंग वेंटिंग को, अलग अलग कला को ये बहुत आगे बढ़ाता है। कौन, जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का नाम याद रखिएगा, शाहजहां जो होता है वास्तुकला। वास्तुकला मतलब जितना भी आपका बिल्डिंग विल्डिंग हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब खूब बनवाता है, ठीक है, लाल किला हो गया, ठीक है, ये सब जो है महल टाइप का बहुत सारा यह बनवाता है। कौन, शाहजहां। तो जहांगीर आपका कला और चित्रकला को बढ़ावा देता है, जबकि शाहजहां जो है आपका ताजमहल, लाल किला ऐसे प्रसिद्ध इमारत को बनवाता है। तो मुगल काल में वास्तुकला जो है, संगीत हो गया आपका, चित्रकला हो गया, या सुलेख कला। सुलेख कला मतलब याद रखिएगा खूब खूबसूरत तरीके से लिखना। तो किसी पर्दा पर या किसी कागज पर जब खूबसूरत तरीके से कोई अक्षर लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुलेख कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुलेख कला। जैसे हम लोग घरों में पेंटिंग वेंटिंग नहीं लगाते हैं, हाथ से लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग फ्रेमिंग करके घर में लगाते हैं, तो उस समय भी ये सब खूब कला चलता था। अब उसके बाद औरंगजेब आता है। अकबर के बाद कौन आता है, औरंगजेब। अब औरंगजेब जो है, देखिए पूरे अगर मुगल काल में देखिएगा तो जो सबसे कामयाब था वो आपका अकबर था, क्योंकि अकबर जो था एक ऐसा नीति लाया था जिसमें सब लोग थे, सबको वो मिला के ले जाना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था भाई विरोधी जितना होगा उसको दिक्कत हो जाएगा, पूरे साम्राज्य को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो चाहता था कि कम से कम दुश्मन हो, जितना से ज्यादा हो उसको हम अपने अंदर मिला ले, रिश्तेदारी से हो, जिस तरह हो उसको हम साठ घाट करके मिला ले। अब आते हैं हम लोग औरंगजेब। औरंगजेब को देखते हैं, औरंगजेब कैसे राजा बनता है। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया, ठीक है। तो शाहजहां के बाद जो है, ठीक है, जहांगीर का मतलब छोटा उतना वो नामी नहीं होता है, शाहजहां अपना ताजमहल यही सब बनवाने लगता है। फिर आता है बारी औरंगजेब का, ये भी बहुत चर्चित होता है। क्यों चर्चित होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो औरंगजेब क्या करता है, देख लेता है शाहजहां जो है बीमार पड़ गया, खाली ताजमहल ये वो बनवा रहे हैं,
ना, थोड़ा सा आशिकी वाला हाल है इनका। ठीक है, सेना वना को देख नहीं रहे हैं ठीक से, खाली ताजमहल ये वो प्यार मोहब्बत वाला खाली है। तो ये क्या करता है, छोटा रहता है, शायद 3 नंबर पे ही रहता है। ज्यादातर राजा जो है वो बड़ा बेटा बनता है। तो ये देखा जाए 3 भाई पर हम मतलब तीसरे भाई हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं, तो दो गोरा दावेदार हो जाएगा राजा बनने का। तो दोनों भाई से युद्ध लड़ता है और दोनों को क्या करता है, हरा देता है। ठीक है, तो 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह, याद रखिएगा, दारा सिकोह को राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अपना भाइयों को मार देता है राजा बनने के लिए। अपने अन्य भाइयों को भी रास्ते से हटा दिया। अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, मतलब भाई को भी मार दिया, और अपना जो पिता थे शाहजहां उनको भी कैद कर लिया, जो भाई राजा तो हम ही बनेंगे। ठीक है, तो भाई को भी मारा और अपने जो पिता थे शाहजहां, ठीक है, इनको भी भाई कैद कर लीजिए, भाई अंदर ही रहा, नहीं तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। अब 1658 में औरंगजेब जो है मुगल सम्राट बन जाता है और अपने आप को घोषित करता है एक उपाधि से जिसका नाम है आलमगीर, मतलब विश्व विजेता। पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के हम विजेता कहलाएंगे, विजेता हो गए और अपने आप को कहा गया आलमगीर। उसने लगभग, याद रखिएगा, अब 50 वर्ष तक शासन करता है कौन, अकबर। उसके बाद सबसे अधिक शासन करने वाला यही रहता है आपका, 49 वर्ष तक शासन करता है कौन, औरंगजेब। अब औरंगजेब वो एक बहुत ही कुशल सेनापति था, ठीक है, बहुत तेज तरार था, लेकिन ये जो था बेवकूफी क्या किया, दो दक्षिण भारत था, दो दक्कन वाला क्षेत्र था, वहां पर यह जो है 25 वर्ष वहीं पे ये लड़ाई में लगा दिया। मतलब 49 वर्ष में अपना जीवन का 25 वर्ष जो है दक्कन के युद्धों में ही लड़ाई में लगा दिया। देखिए 25 वर्ष कम होता है, एक ही क्षेत्र में लड़ते 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 25 वर्ष बिता दिया, जिसकी वजह से जो इसका साम्राज्य जो था ना वो कमजोर पड़ने लगा। जो आप लड़ते रहिएगा तो धन कहां से, सैनिक कहां से आएगा, उतना पैसा कहां से आएगा, क्या कि आपको पूरा साम्राज्य चलाना है ना। साम्राज्य चलाने का मतलब थोड़े है खाली आप युद्ध कीजिएगा, सबको भाई अनाज उगाना है, सबको चलाना है, टैक्स लेना है, सारा सिस्टम आपको चलाना है। तो उसके समय मुगल साम्राज्य अधिक विस्तृत हुआ। याद रखिएगा, सबसे लंबा जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र बना था इसी के समय में बना था औरंगजेब। लेकिन इसी के समय जो मुगल था उसका पतन भी स्टार्ट हुआ। तो औरंगजेब के समय में बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था, लेकिन इसी के समय में इसकी मृत्यु के बाद जो है इसका पतन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये अपने साम्राज्य को जो है ना बहुत ही कमजोर बना। तो 25 वर्ष तो इसको दक्कन के युद्ध में बिता दिया। उसके बाद लगातार युद्ध से जो मुगल खजाना था, जो पैसा था, वो कम हो गया और 1707 में इसका मृत्यु हो जाता है, जिसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगता है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा शासक होता ही नहीं है जो पूरे मुगल साम्राज्य को अच्छा से चला सके। क्योंकि देखिए मुगल साम्राज्य को चलाना है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, और बहुत बड़ा साम्राज्य है तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर सही से आप नहीं चला पाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन तो अभी भी है ना आपका, बंगाल में, उधर गुजरात में, उधर के तरफ, सबके तरफ क्या है, अलग अलग दुश्मन है। तो अगर दुश्मन है और सही से नहीं चला पाएगा तो फिर दुश्मन क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा और आपका जो क्षेत्र है वो फिर से अपना ले लेगा। चलिए अब अगला देखते हैं औरंगजेब के बारे में। अब औरंगजेब जो है ये थोड़ा सा कट्टरपंथी टाइप का था, याद रखिएगा। अकबर वही सबको मिला के चलता है, लेकिन ये भाई साहब जो थे थोड़े से कट्टरपंथी टाइप के थे। औरंगजेब जो था आपका कट्टर सुन्नी था, ठीक है, सुन्नी, और एक याद रखिएगा मुस्लिम में दो ग्रुप होता है, एक होता है सिया, एक होता है सुन्नी। सिया में जैसे याद रखिएगा ईरान के जो लोग होते हैं ना वो भी मुस्लिम है, लेकिन वो सिया मुस्लिम है। अब बाकी जो मुस्लिम आप देखिएगा भारत में या पाकिस्तान में या सऊदीया में, ये सब जो मुस्लिम होता है वो सब सुन्नी होता है, ठीक है। तो ये जो था आपका औरंगजेब जो था वो आपका कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। तो औरंगजेब जो था आपका याद रखिएगा ये आपका कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। उसने संगीत और नृत्य पर रोक लगा दी। अभी खूब धार्मिक बनने लगा, जो भाई यहाँ पे नाच गाना नहीं होगा, संगीत उंगीत नहीं होगा ना, ये अपने आप को धार्मिक ज्यादा शो करता था और बाकी चीजों पर धीरे धीरे ये प्रतिबंध लगाते गया। उसके बाद जो अकबर जो है जाजिया कर को बंद कर दिया था, लेकिन ये जाजिया कर को फिर से स्टार्ट कर देता है, जो फिर से आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनको फिर से जजिया कर देना पड़ेगा। उसके बाद एक और यह टैक्स लगा देता है तीर्थ यात्रा कर, मतलब जो लोग भी जो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं उनको भी यह टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों टैक्स जो था ये सीधे किसको देना था, जो मुस्लिम नहीं थे उनको देना था। तो उसे क्या हुआ, ये मतलब इसका जो सोच था एक कट्टरपंथी टाइप का था।
1669 में कई मंदिरों को इसने और कई जैन मंदिर को और कुछ गुरुद्वारों को क्या किया, इसने नष्ट करने का आदेश दिया, तोड़फोड़ किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसके कई निर्णय राजनीतिक कारणों से थे। अब देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं, एक तो धार्मिक सोच हो जाता है कि भाई उस धर्म को हमको नष्ट करना है, खत्म करना है, मंदिर को तोड़ना है, और एक राजनीतिक सोच भी होता है कि अगर उस मंदिर को, उस मस्जिद को, उस गुरुद्वार को हम तोड़ेंगे तो उससे हमको राजनीतिक लाभ होगा, वहाँ के लोग जो होंगे वो दूर हो जाएंगे, लेकिन दूसरे लोग जो होंगे वो हमसे जुड़ जाएंगे, वो हमारे करीब आ जाएंगे, वो हमारे साथ देंगे। अब औरंगजेब का अंतिम समय आता है। औरंगजेब जो होता है, जीवन के अंत में औरंगजेब स्वयं को अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं पाता है। अब सारा देखिए, कोई भी आदमी जो होता है देखिएगा ज्यादातर बुढ़ापा में उसको एहसास होने लगता है, जब बहुत करीब आ जाता है, अब उसको लगने लगता है जो अब जीवन मेरा अब समाप्त होने वाला, अब हम मरने वाले हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं ना, या किसी कारण वो बीमार हो जाता है, तो उसको अब लगने लगता है, समझ में आने लगता है जो वो जीवन में अच्छा किया है कि खराब किया है ना, उसको पछतावा होने लगता है। उसी तरह औरंगजेब को भी अपने अंतिम समय में लगने लगता है जो अपने वो जीवन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। और वो अपने पत्रों में लिखता है, जब मैं अकेला आया था, कुछ लेके नहीं आया था, और अकेला जा रहा हूं, ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने देश के लिए और न ही यहाँ के लोगों के लिए अच्छा किया। हम तो कुछ लेके नहीं आए, ना कुछ लेके जा रहे हैं, फिर भी हमको देश के लिए तो कुछ अच्छा करना चाहिए। न कुछ लेके आए, न कुछ लेके जाए, जो था वो तो देश का था। अगर हम उस देश के लिए कुछ कर देते तो मेरे मन में एक संतुष्टि होता है कि भाई कुछ लेके ना आए, ना कुछ लेके गए, लेकिन इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हम कुछ अच्छा काम किए। तो कुछ अच्छा काम तो किया नहीं, इसीलिए इसके मन में जो था, ठीक है, एक खालीपन था, एक एक अफसोस था जो हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए इस देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। इससे पता चलता है कि जीवन के अंत में वो अपने कार्यों पर बहुत ही पछतावा था और बहुत ही निराशा था। अब आगे हम लोग देखेंगे मुगलों का प्रतिरोध। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, मुगल का जो प्रतिरोध था हर तरह था ना। आपका राजस्थान में था, वहाँ का जो मेवाड़ के जो शासक थे, महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए, वो लोग वहाँ के प्रतिरोधी थे। उसके बाद आदिवासी लोग प्रतिरोध कर रहे थे, किसानों का प्रतिरोध हो रहा था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो थे, वो लोग मुगल का प्रतिरोध कर रहे थे। तो पहले हम लोग देखते हैं किसानों का प्रतिरोध। ठीक है, तो किसान जो थे वो कैसे विद्रोह कर रहे थे, कैसे प्रतिरोध कर रहे थे, उसको देख लेते हैं। तो मुगल शासन में किसानों पर भारी कर और अत्याचार होते थे। अब मुगल साम्राज्य जो था भैया, उसका बार बार विस्तार करना था, विस्तार में पैसा लगेगा, तो बार बार टैक्स को बढ़ाता था, कर को बढ़ाता था, और कर अगर नहीं देते थे तो बार बार वो अत्याचार करता था, लोगों को मारता था। इसके लिए जाट किसान जो थे, ठीक है, वो मुगल अधिकारियों के खिलाफ हो गए। उन्होंने एक अत्याचारी मुगल अधिकारी की हत्या भी कर दी, और इसी गुस्सा में ना मुगल अधिकारी को इन्होंने क्या किया, मार दिया। इसके बाद मुगल सेना और जाटों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, और मुगल सेना और जाट के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। लगभग 20,000 जाटों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके नेता की मृत्यु हो गई और विद्रोह दबा दिया गया। तो जाट लोग जो थे विद्रोह कर गए, भाई जे हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, उसके बाद मार रहा है, काट रहा है, टैक्स बढ़ाते जा रहा है ना, तो कितना हम बर्दाश्त करेंगे। तो ये लोग जो है 20,000 जो जाट लोग होते हैं वो बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अब मुगल का सेना तो बहुत बड़ा सेना होता है ना, लड़ाई अपने हिम्मत से तो ये लोग जाट लोग लड़ते हैं, लेकिन जाट का जो मेन नेता होता है उसका मुगल जो होता है उनका मृत्यु करा देता है, मार देता है, जिसकी वजह से जाट लोगों का जो विद्रोह होता है वो दब जाता है। अगला आते हैं आदिवासियों का प्रतिरोध। आदिवासी लोग भी परेशान होते हैं। अब देखिए, पूरा मुगल साम्राज्य को चलाना है तो उनको लकड़ी चाहिए, हाथी चाहिए, शेर चाहिए, बहुत सारा चीज उनको चाहिए ना। उनके लिए उनको क्या था, सारा जंगल, जंगल से उनको हाथी मिल जाता था, जंगल से सारा चीज उनको लकड़ी काटना पड़ता था। अब जंगल से किसको आप जोड़िएगा, आदिवासी लोगों को। तो आदिवासी लोगों का तीन ही चीज होता है, जल, जंगल, जमीन। उनको जल उनका है, जमीन उनका है, और जंगल उनका है, क्योंकि वो जंगल के वासी हैं, जंगल में रहते हैं और सभी चीजों को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो वहां के जो आदिवासी थे, जैसे भील हो गया, गोंड हो गया, संथाल हो गया, कोच हो गया, मुगल द्वारा कर लगाने और उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने का विरोध करते थे। अब हमेशा ये लोग, मुगल साम्राज्य अपने आप को बढ़ाता था और इन चीजों का इस्तेमाल करता था और इनके ऊपर भी टैक्स लगा देता था। तो इसके वजह से जो आदिवासी लोग
थे मुगल के विरोध करते थे। कुछ आदिवासी मुगलों के अधीन आ गए, कुछ आदिवासी जो थे मुगल के अंदर में चले गए। लेकिन सब लोग अंदर में नहीं जाएंगे, जो बहादुर लोग होंगे वो तो लड़ाई लड़ेंगे, वो आपको विद्रोह करेंगे, आपसे पूरा लड़ाई लड़ेंगे, आपको जवाब देंगे। लेकिन पहाड़ी और जंगलों में रहने वाले कई समुदाय लंबे समय तक स्वतंत्र रहे। लेकिन कुछ जो थे, ठीक है, कुछ आदिवासी लोग ऐसे थे जो पहाड़ी क्षेत्रों में थे, जंगलों में थे, लंबे समय तक अपने आप को स्वतंत्र रखे और मुगलों के सामने हार नहीं माने। दुर्गावती का संघर्ष, इसको देख लेते हैं। रानी दुर्गावती का संघर्ष कैसे रहा। रानी दुर्गावती जो थी, गौंड राज याद रखिएगा, जो आपका यूपी के तरफ है, वहां की वीर और बुद्धिमान शासक था। उनके पास लगभग, ठीक है, 20,000 सैनिक और 10,000 हाथी था। देख लीजिए कितना बड़ा फौज था, 20,000 सैनिक था और 10,000 हाथियों का सेना था। उन्होंने कई बार दुश्मनों को आक्रमण का विफल किया, बहुत बार दुश्मनों को हराया भी। और 1564 में अकबर के सेनापति से युद्ध करते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। ठीक है, अकबर के सेनापति से लड़ते हुए, ठीक है, उनका मृत्यु हो जाता है, वे वीर गति प्राप्त कर लेती हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ती है। मतलब यहाँ पे देखिए, बड़ा सेना से थोड़ा सा लड़ना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, रानी दुर्गावती हो गई, ये लोग जो थे ना, या आदिवासी के जो लोग थे, या जाट जाट लोग जो थे ना, कुछ किसान लोग जो थे, ये लोग हार नहीं माना जी भाई, हम लोग हार नहीं मानेंगे, ये मेरा देश है, यहाँ का जो शासन होगा वो यहाँ के लोग करेंगे, हम तुम्हारे शासन को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे अंदर में नहीं रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र रहेंगे, हमारे ऊपर तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। यही ना लड़ाई था। ये तुम बाहरी लोग हैं, हम लोग यहाँ के हैं, यहाँ के मालिक हम लोग हैं, तुम मेरा मालिक नहीं है, तुम्हारा बात हम नहीं सुनेंगे, तुमको हम टैक्स नहीं देंगे, यहाँ का जो लोग होगा वो अपना शासन चलाएगा। यही तो लड़ाई था। और इसी लड़ाई को लेकर वो लोग कभी झुके नहीं, डटे रहे और अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए पूरे डट कर लड़ाई लड़े। भले वो लोग आप वीर गति प्राप्त किए, लेकिन लड़ाई उन्होंने लड़ी, डरे नहीं। अब हम लोग देखेंगे राजपूत का उदय, राजपूत लोग कैसे मुगलों से सामना किया, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राजपूतों का उदय कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं राजपूतों का संघर्ष। राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों का लंबे समय तक विरोध करते रहे। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो आपके राणा सांगा जो थे वो बाबर के विरोधी थे ना, और बाबर से युद्ध भी होता है उनका, एक युद्ध में हरा देते हैं, दूसरे युद्ध में हार जाते हैं। तो उस समय याद रखिएगा, मुगल के समय में मेवाड़ और मारवाड़ जो था, ये प्रमुख राजपूत राज थे। मतलब यहाँ के जो शासक लोग थे वो राजपूत घराने के थे। राणा सांगा ने कई राजपूत राजुओं को एकजुट किया, लेकिन 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो थे ये हार गए। किसके हाथों? बाबर के हाथों, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले जो थे, बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने जीत हासिल की थी बाबर के खिलाफ। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण राजपूत शासक के बारे में ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप। ये ऐसे थे जिन्होंने कभी हार नहीं माना और अपने स्वाभिमान के खातिर, अपने सम्मान के खातिर, अपने लोगों के खातिर और अपने स्वतंत्रता के खातिर मुगलों के सामने जो है घुटने नहीं टेके, लगातार युद्ध करते रहे, लगातार लड़ाई को जारी रखा और हार नहीं माने। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना से संघर्ष किया। तो याद रखिएगा, हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है बहुत ही फेमस है, 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप का जो सेना था उनके बीच में होता है और यहाँ पे बहुत लंबा संघर्ष करते हैं महाराणा प्रताप, लेकिन हार नहीं मानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये गुरिल्ला युद्ध को जारी रखते हैं। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, इसमें देखिए एक लड़ाई होता है एकदम आमने सामने, उधर से सैनिक आ रहा है, इधर से सैनिक आ रहा है, सामने से लड़ाई। एक लड़ाई होता है दिमाग से लड़ाई लड़ा जाता है, मतलब छोटा छोटा सैनिक का ग्रुप बनाया जाता है और पीछे से या साइड से हमला किया जाता है, फिर छिप जाया जाता है, फिर हमला किया जाता है, फिर छिप जाया जाता है। इस युद्ध प्रणाली को बोला जाता है गुरिल्ला युद्ध। इसी गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल करके याद रखिएगा, वियतनाम में, वियतनाम जो देश है ना, छोटा सा देश था, उस पे अमेरिका वाला जो वार किया था, अमेरिका को हराने वाला जो वियतनाम था ना, इसी गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया था। भील समुदाय ने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया। वे राजपूत स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी जो मुगल था उसका स्वाधीनता को
ठीक है, उसके अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए हमेशा अपने लड़ाई को जारी रखा और ये झुके नहीं। राजपूतों और मुगलों के संबंध। कुछ राजपूत राजुओं ने मुगलों से संधि और वैवाहिक संबंध बनाए, लेकिन कुछ राजपूत लोग ऐसे थे जो मुगल से मतलब मिल गए, मुगलों से समर्पित कर दिए अपने आप को, मुगल का जो स्वाधीनता था उसको स्वीकार कर लिए। ठीक है, और बहुत सारे राजपूत लोग जो थे वो वैवाहिक संबंध भी बनाए। लेकिन मेवाड़ जो था आपका, याद रखिएगा, उसने कभी भी मुगल प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया, मुगल के सामने नहीं झुके। औरंगजेब के समय दुर्गादास राठौर जो मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने भी अपना स्वतंत्रता को बनाए रखा और औरंगजेब के सामने नहीं झुके। इसलिए राजस्थान पर मुगलों का पूरा नियंत्रण नहीं हो सका। मतलब अकबर तो पूरा कोशिश किया, जो बड़ा बड़ा पद देकर, ब्याह कर कर ये जो पूरा आपका राजस्थान है इसको मिला ले, लेकिन वहां पे बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जो मुगलों से नहीं मिले, उनके सामने नहीं झुके, अपने लड़ाई को जारी रखा और अपने आप को स्वतंत्र रूप से रखे। अब अगला बारी आता अहोम। ये जो था आपका थोड़ा सा इंडिया से अलग है, लेकिन ये इंडिया में ही आ जाता है और ये भी मुगल से भिड़ता है। इसको देख लेते हैं। अहोम साम्राज्य की स्थापना। 13वीं शताब्दी में अहोम लोग जो थे, वर्तमान जो म्यांमार है, मतलब जिसको पहले बर्मा भी हम लोग बोलते थे, बर्मा से ये लोग आए थे असम में। कहाँ पे आए थे? असम में। असम में जो नदी है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी, वहां पे आए थे। ये लोग कहाँ के वासी थे? बर्मा के वासी थे, जिसको आज हम लोग म्यांमार से जानते हैं। उन्होंने वहां पे एक साम्राज्य बनाया था जिसका नाम है अहोम साम्राज्य, याद रखिएगा। मतलब ये भारतीय कोई साम्राज्य नहीं था, ये बाहरी लोग थे। कहाँ के थे? म्यांमार से। सल्तनत और मुगल काल में उन्होंने उत्तर पूर्व भारत में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। अब मुगल क्या चाहता था? हर तरफ अपना शासन फैलाना चाहता था, अपना साम्राज्य को दूर दूर तक ले जाना चाहता था, तो पूरे भारतवर्ष में इसका शासन चले। तो ये चाहता था कि पूर्व में भी इसका शासन हो जाए। अब एक पाइक प्रणाली आपको ध्यान में रखना है। पाइक प्रणाली क्या होता है उसको समझिए। अहोम का एक प्रणाली था जिसको पाइक प्रणाली बोलते हैं, बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है? अहोमों की विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी, पाइक प्रणाली कहलाती थी। प्रत्येक सक्षम व्यक्ति भूमि के बदले श्रम या सेवा देता था। इसमें पाइक प्रणाली में क्या होता था? जो भी सेना होता था, ठीक है, या कोई भी लोग होता था, उसको भूमि दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, और जमीन के बदले उसको सैनिक के रूप में सेवा देना पड़ता था। इसके वजह से उनको क्या होता था? कभी भी सैनिक का कमी नहीं रहता था। क्यों भाई? जमीन लो और उसके बदले अपना सेना में सेवा दो। 4 बरस, 5 बरस, 10 बरस तुमको रहना है ना, उसके लिए तुम जमीन ले लो। तो जमीन के बदले वो लोग श्रम करते थे, ठीक है, सेना में काम करते थे, जिसकी वजह से ये जो था अहोम, उसको सेना की कभी कमी नहीं रहता था। और इस सिस्टम को, इस प्रणाली को बोलते हैं पाइक सिस्टम। इससे राजा को बड़ी सेना तैयार करने में मदद मिलती थी, और कोई निर्माण करना पड़ता था उसमें इसको मजदूर मिल जाते थे, और प्रशासन राज को चलाने में बहुत ही हेल्प हो जाता था। अब एक युद्ध होता है, याद रखिएगा, सराय घाट का युद्ध। ये किसके बीच में होता है? औरंगजेब और अहोम राज के बीच में होता है, जहां पर जो अहोम राज जो होता है जीत जाता है। मतलब फर्स्ट बार मुगल जो होता है हारता है किसी से। तो याद रखिएगा, लचित बरफुकन के नेतृत्व में लगभग 10,000 अहोम सैनिकों ने 30,000 मुगल सैनिकों को सराय घाट के युद्ध में हरा देता है। तो 1671 में एक युद्ध होता है औरंगजेब और अहोम राज के बीच में, और अहोम राज का एक मुख्य सेनापति होता है, याद रखिएगा, लचित बरफुकन। लचित बरफुकन। और ये ऐसा सेना को तैयार करता है जी, इसके पास 10,000 सेना रहता है और मुगल के पास 30,000 सेना रहता है, फिर भी मुगल को ये हरा देता है, पराजित कर देता है। क्योंकि अहोम लोग जो होते हैं ना, वो नदी के आसपास होते हैं, और नदी के आसपास जो है आपका पहाड़ी इलाका रहता है, जंगली इलाका रहता है। और जंगली मतलब जंगल में अगर लोग रह रहा है, पहाड़ी इलाका में अगर लोग रह रहा है, तो उससे आप नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसको सारा इलाका मालूम रहता है कि कहाँ पे छुपना है, कहाँ से मारना है ना। और वहां पे लड़ाई जो होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उनसे आप नहीं जीत पाइएगा। और वहां पे उन्होंने क्या किया? जंगलों का इस्तेमाल किया, पहाड़ का इस्तेमाल किया, नदियों का इस्तेमाल किया, नाव का इस्तेमाल किया, और गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करके इन मुगलों को क्या किया? वहां पे हराया और अपने आप को क्या रखा? स्वतंत्र बनाए रखा।
अब हम लोग बात करेंगे सिखों का उदय कैसे होता है मुगल साम्राज्य में। सिख धर्म की शुरुआत करने वाले जो थे, याद रखिएगा, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की। तो शुरुआत में ये जो था आपका एक धर्म के रूप में था। उन्होंने समानता, करुणा और ईश्वर का संदेश दिया, जो भाई सब लोगों को मिलजुल के रहना है, आपस में प्रेम रखना है, सब धर्म जो है बराबर है। और उन्होंने कहा जो ईश्वर जो है एक है, आप जिसको भी माने, लेकिन जो ईश्वर है वो क्या है, एक है। प्रारंभ में जो सिख धर्म था एक आध्यात्मिक आंदोलन था, मतलब इसमें कोई आपका सेना वाला मामला नहीं था, कोई युद्ध वाला मामला नहीं था, केवल ये एक शांति प्रिय धर्म था। अब बाद में क्या होता है उसको जान लेते हैं। बाद में क्या होता है, ठीक है, सिख के एक गुरु होते हैं, गुरु अर्जन देव। तो जहांगीर का एक बेटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, वो विद्रोह करने लगता है। जहांगीर का एक बेटा होता है जो विद्रोह करने लगता है, और वो बेटा जो होता है वो मिल जाता है, मतलब वो मिलने चल जाता है किन से, गुरु अर्जन देव से मिलने चल जाता है। अब ये बात जो है पता चल जाता है जहांगीर को, जो मेरा बेटा जो है गुरु अर्जन देव से मिलने गया है, तो इनको लगता है कि ये गुरु अर्जन देव जो है उसको भड़का रहे हैं। ठीक है, ये बात जानता नहीं है क्यों मिलने गया है। अब इनको लगता है ये भड़का रहा है, इसके वजह से क्या करता है जहांगीर जो होता है गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड दे देता है, उनको मार देता है। इसके बाद अगले जो गुरु बनते हैं उनका नाम है गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण दिया और सेना बनाया। इसके बाद क्या होता है ना, जो अगले गुरुदेव जो आते हैं हरगोविंद सिंह, ये समझ जाते हैं कि केवल अगर धर्म को लेकर चलेंगे तो हम लोग को ये कुचल देगा, हम लोगों को सैनिक भी रखना पड़ेगा। तो सिख के जो गुरु थे वो समझ गए कि केवल धर्म से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वही युद्ध का जरूरत पड़ेगा तो हम लोगों को युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, एक सेना तैयार किया, क्योंकि ये समझ गया कि धर्म सब काम नहीं चलेगा, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को आगे ले जाने के लिए एक सेना बनाना होगा। सिखों ने मुगलों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, सेना बनाया, बहुत सारे युद्ध लड़े। उसके बाद अगले आते हैं गुरु तेग बहादुर। 1675 में गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर अगले जो गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर, इनका सामना होता है औरंगजेब से, और औरंगजेब जो होता है ये तो पहले ही से दुश्मन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, उनको बोलता है भाई आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं इनको, ठीक है, इनको भी हत्या कर देता है। तो औरंगजेब जो होता है गुरु तेग बहादुर का हत्या कर देता है। एक तो हत्या कर दिया जहांगीर ने हत्या कर दिया किसका, गुरु अर्जन देव का। उसके बाद जो औरंगजेब होता है वो हत्या कर देता है किसका, गुरु तेग बहादुर का। कहाँ पर, चांदनी चौक। और ये चांदनी चौक जो होता है बहुत ही पवित्र स्थल हो जाता है किन के लिए, सिख धर्म के लिए, ठीक है। इसके बाद चांदनी चौक में उनका शहीद कर दिया जाता है। तो चांदनी चौक का ये जो जगह है बहुत ही इनके लिए महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। अब खालसा पंथ की स्थापना, अब खालसा पंथ वाला याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर के पुत्र जो होते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये आखिरी गुरु भी होते हैं, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु होते हैं। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया। अब खालसा पंथ जो है इसका सोच क्या था, इसका विचार क्या था, तो इसका उद्देश्य था धर्म, न्याय और समानता। मतलब धर्म में न्याय हो, समानता हो, बराबरी हो, स्वतंत्रता हो, भेदभाव नहीं हो, और धर्म की रक्षा करना हो। खालसा के सिखों ने मुगल शासन का साहस पूर्वक विरोध किया, और इसमें सेना भी था भाई, जो हम लड़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगा युद्ध करने का तो हम युद्ध भी करेंगे, और अपने धर्म को रक्षा भी करेंगे, न्याय भी होगा, और हमारे धर्म में क्या होगा, समानता भी होगा, बराबरी होगा, और हमारा धर्म किसी के सामने झुकेगा नहीं, हमारा जो धर्म होगा वो स्वतंत्र से होगा। तो इसके हिसाब से उन्होंने क्या बनाया था, खालसा पंथ बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे भारत का प्रशासन। मुगल साम्राज्य में, मुगल के समय में कैसे भारत का प्रशासन चलता है, कौन कौन सा अधिकारी होता है और कैसे काम होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सुल्तान जो होता है वो सबसे मेन शासक होता है, सबसे हेड होता है, जो दिल्ली सल्तनत में था वो आपको बता दिए। सुल्तान के पास पूरा प्रशासन, सेना और न्याय का पूरा शक्ति होता है, पूरा पावर होता है, वो पूरा फैसला करता है। उसकी सहायता के लिए पूरा मंत्री परिषद होता है, इसमें अलग अलग मंत्री होता है, अलग अलग अधिकारी होता है। तो पहले क्या होता है, अधिकारी, अधिकारी के ऊपर होता है मंत्री, और मंत्री से ऊपर होता है आपका सुल्तान।
एकता प्रणाली क्या होता है उसको समझ लीजिए। एकता प्रणाली क्या होता है, तो देखिए कुछ क्षेत्र को क्या किया जाता है, किसी अधिकारी को दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गांव किसी अधिकारी को दे दिया गया, भाई ये गांव जो है इसके कर को तुमको वसूलना है, ठीक है, इसके जो टैक्स होगा उसको तुमको वसूलना है, और उसको राजा को क्या करना है, हिसाब किताब तुमको देना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एकता प्रणाली, मतलब किसी अधिकारी को क्षेत्र दे देना और उसका हिसाब किताब लेना, और उसका जो अधिकारी होता था उसको इक्तेदार बोलते हैं। एकता का प्रशासन और कर वसूली करने वाला जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्तेदार बोलते हैं, ठीक है। अब इक्तेदार क्या करेगा, पूरा टैक्स वसूलेगा और राजा को अपना हिसाब किताब देगा। अब इक्तेदार का जो पद था ना वो वंशानुगत नहीं था, मतलब ये जरूरी नहीं कि एक बार बाप अगर इक्तेदार हो गया तो उसका बेटा भी इक्तेदार बनता था, ऐसा बात नहीं था। मुगल प्रशासन में और हम लोग ध्यान रखेंगे, अकबर ने प्रशासन को अधिक व्यवस्थित बनाया था, बहुत ही अच्छा से बनाया था ताकि साम्राज्य अच्छा से चल सके। जो वित्त विभाग का जो प्रमुख होता था, मतलब पैसा का जो लेन देन वाला जो मामला था उसका मेन जो अधिकारी होता था उसको दीवान कहा जाता था, और सेना का जो मेन होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। ये सब टर्म याद रखिएगा, बहुत काम का है, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। खाने सामान मतलब खाना वाला सामान ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शाही भंडार ना, मतलब जो महल का जो खाना पीना का जो काम देखेगा उसको खाने सामान कहा जाता था। जो धर्म को देखेगा, न्याय को देखेगा, शिक्षा को देखेगा उसको सदर कहा जाता था। अच्छा, सूबा जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिहार का सूबा, तो बड़ा बड़ा जो क्षेत्र होता था मुगल साम्राज्य में, जो बड़ा बड़ा क्षेत्र होता था, ठीक है, उसको सूबा बोला जाता था, और उसका जो अधिकारी होता था मेन उसको सूबेदार बोला जाता था। एक होता याद रखिएगा मनसबदारी प्रणाली, इसमें क्या होता था, अधिकारियों को उनके पद के अनुसार सैनिक रखने की व्यवस्था था, मतलब जो अधिकारी जिस तरह रहेगा ना उसी के हिसाब से उसको सैनिक दिया जाएगा, घोड़ा दिया जाएगा, और बड़ा अधिकारी है तो उसको कुछ हाथी भी दिया जाएगा, कुछ घोड़ा भी दिया जाएगा, मतलब एक क्षेत्र के हिसाब से उसको सैनिक दिया जाएगा, घोड़ा दिया जाएगा, उसके हिसाब से वो काम करेगा। और और उसका जो हेड होगा उस क्षेत्र का उसको मनसबदार कहा जाता था। जागीर, मनसबदारों को वेतन के बदले जीने वाली भूमि। उस समय क्या होता था ना, वेतन के बदले उसको भूमि दे दिया जाता था, इतना भूमि का तुम मालिक रहेगा और अपना राजा से अपना हिसाब किताब करेगा, इतना क्षेत्र तुमको दे देते, उसमें तुम्हारा भी महीना आएगा और जो बचेगा वो राजा को तुम देगा, उसको जागीर बोला जाता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते ये तुम्हारे बाप का जागीर है, लोग नहीं बोल देता है झगड़ा झंझट में, मतलब जागीर का मतलब कोई दिया है तुमको। राजा टोडरमल याद रखिएगा, राजा टोडरमल जो है बहुत ही फेमस आदमी है। उस समय देखिए पहले क्या होता था ना, राजा लोग जो टैक्स सिस्टम लगाता था कोई कुछ भी ले लेता था। अब कोई किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास ज्यादा जमीन है, तो सब एक बराबरी का टैक्स कैसे देगा। तो राजा टोडरमल क्या किया, पहले जमीन को नापा, जे किसके पास कितना जमीन है, तो जमीन का सर्वे किया। अब जमीन के हिसाब से ही क्या किया, टैक्स लगाया। तो जमीन के सर्वे के हिसाब से टैक्स लगाने वाला कौन था, राजा टोडरमल। उसके हिसाब से टैक्स उसका बढ़ गया, जो ज्यादा जमीन है वो ज्यादा टैक्स देगा, किसके पास कम जमीन है तो कम टैक्स देगा। इससे क्या हुआ, लोगों का जो टैक्स सिस्टम था वो संतुलित हो गया, सही हो गया। तो इसने क्या किया, भूमि का सर्वेक्षण किया और नया राजस्व व्यवस्था लागू की। फसलों की उपज के आधार पर निर्धारित किया, भाई जितना उपज होगा उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना है, सबके लिए टैक्स बराबर नहीं रहेगा, जिसके पास ज्यादा उपज होगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसके पास कम उपज होगा वो कम टैक्स देगा। इससे क्या हुआ, टैक्स पूरा बढ़ा और जो आपका साम्राज्य था वो ठीक ठाक चलने लगा। अब उस समय का कृषि और अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या था, कृषि था, सिंचाई होता था, मुख्य फसलें क्या था, चावल था, गेहूं था और दाल था, गन्ना भी होता था, मसाला भी होता था, कुछ नकदी फसलें भी उगाया जाता था। पहले कपास का खेती होता था, रेशम का होता था, ऊन का होता था। अच्छा, उस समय ज्यादातर टैक्स लिया जाता था 1/5, मतलब 5 किलो हुआ तो 1 किलो आपको देना है राजा को। लेकिन बाद में कुछ शासक ऐसा भी था जो बहुत खतरनाक था सब, ठीक है, हरामी टाइप का था, वो काकी 1/2 कर दिया, मतलब 2 किलो होगा तो 1 किलो आपको राजा को देना पड़ेगा, मतलब आधा देना पड़ेगा। इससे और वो सबका हालत खराब हो गया, किसान सबका। कई बार अकाल पड़ गया, महामारी फैल गया, बीमारी फैल गया, किसानों का हालत और खराब हो गया, ठीक है। भारत विश्व के समेत सबसे समृद्ध आर्थिक क्षेत्रों में से था उस समय। ऐसे ही सोने का चिड़िया थोड़े बोला जाता था, ऐसे भी आक्रमणी लोग जो भी थे, बाहरी लोग थे, उन लोग का निशाना भारत क्यों रहता था, क्यों लूटपाट करते थे, क्योंकि भारत जो था पूरा समृद्ध था, हर चीज का यहाँ पे व्यवस्था था, पूरा धन था, ठीक है। इसलिए उन लोग का ज्यादातर टारगेट क्या होता था, भारत होता था। यहाँ पे बंदरगाह था, पूरा सिस्टम था जिसे पूरा बिजनेस होता था। कालीकट हो गया, सूरत हो गया। भारत में अधिक निर्यात होता था, मतलब लोग यहाँ से सामान बाहर करता था और आता कम था, ठीक है।
आयात कम होता था, निर्यात ज्यादा होता था। हुंडी प्रणाली याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हुंडी प्रणाली जैसे अभी हम लोग चेक से बात करते हैं ना, मतलब चेक सिस्टम है, मतलब चेक पे लिखिए और पैसा चला गया। उस समय भी एक कागज होता था, कागज पे लिख दिया जाता था 10,000 या 20,000 जो भी है, और उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाता था, ठीक है। तो नकदी के बिना कागजों पे भी काम होता था। तो हुंडी प्रणाली से नकद के जरिए सुरक्षित धन का लेन देन होता था। मतलब इस कागज पर लिख दिया जाता था इतना रुपया उसको दे देना है, तो नकद के बिना भी काम हो जाता था। तो इसी को बोलते हैं हुंडी प्रणाली। अभी का जो हम लोग यूज करते हैं ना, मंदिर पूजा के साथ साथ शिक्षा, व्यापार और सामाजिक जीवन का भी विकास हुआ, ठीक है। मंदिर भूमि, धन और व्यापार को बढ़ावा देता था। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग सामंजस्य शांतिपूर्ण साथ रहते थे। शासकों ने कला, साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया। मुद्राएं और करों के कारण कई किसान और मजदूरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। तो इसमें बहुत सारा चीज का सुधार भी हुआ, लेकिन बहुत सारा चीज का यहाँ पे क्या हुआ, बर्बादी हुआ, क्योंकि ये बाहरी लोग थे, आक्रमणी लोग थे, लूटपाट इनका काम था, ठीक है। अपने लोगों को ये लोग भर्ती करते थे, ठीक है। यहाँ का जो धन था उसको लूटते थे, अपने में लगाते थे। तो निश्चित है ये टैक्स लेके अपने में लगाते थे। अगर भारत का विकास करते, यहाँ के लोगों का विकास करते, तो निश्चित है देश और आगे बढ़ता। लेकिन इन लोग का काम क्या था, अपना देखना, अपने आप को देखना, अपने लोगों को देखना, लूटपाट करना, मारकाट करना, जिसके कारण जो भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, इस सोने के चिड़िया को धीरे 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 ये लोग क्या किए, कमजोर कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे, और दिल से गालिब सर के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।